नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ स्टूडियो में विजय त्रिवेदी जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में बस पहुंचने वाले हैं। बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, देश की सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी की असली मंशा खुद उन्हीं की जुबानी सामने आ गई है। कहते हैं दिल की बात जुबान पे आते देर नहीं लगती, कभी कभी हो जाता है लेकिन देर सवेर इरादा साफ हो जाता है। और वो इरादा राहुल गांधी ने खुद बिल्कुल साफ कर दिया। अगर मुद्दा देश के अंदर चुनाव में किसी प्रकार की किसी गड़बड़ी का है, राहुल गांधी उसको उजागर करते हैं। हमने पहले भी कहा है, राहुल गांधी का एक काम है वो इस बात को करें। किसी भी गलती को दुरुस्त करना ये उनकी जिम्मेदारी भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है। और अगर कोई नहीं करता तो फिर उस पर दबाव बनाना भी। लेकिन राहुल गांधी की मंशा क्या केवल इतनी ही थी? राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कर्नाटक की एक विधानसभा सीट का हवाला देते हुए कहा कि हजारों वोट काटने की साजिश हुई। पहले उन्होंने कहा हजारों वोट काट दिए गए, फिर शायद उनको बताया गया कि वोट कटे नहीं थे। 6018 वोट काटने की अर्जी आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया वोट कट गए। बाद में पता चला कि वोट कभी कटे ही नहीं थे। केवल 24 वोट पात्र जो थे, जो कि जिनके वोट कट जाने चाहिए थे, केवल उनके नाम डिलीट किए गए। राहुल गांधी की पहली गलती। इसके बाद राहुल गांधी ने शाम को एक ट्वीट किया। शाम को 7:05 पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ साफ अपने दिल की बात लिख दी। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश की जेन जी ये संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जेन जी, मैं आप आजकल हम सब ये शब्द बार बार सुन रहे हैं। कहां से आया ये शब्द? नेपाल में जो क्रांति कही जा रही है, जिसमें पूरा नेपाल फूंक डाला गया, प्रधानमंत्रियों को घरों से निकालकर पीटा गया, देश की संसद को, देश के सचिवालय को, राष्ट्रपति भवन को आग लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट फूंक डाला गया, वो क्रांति करने वाले जेनजी कहलाए। और राहुल गांधी वही जेनजी का हवाला देकर लिख रहे हैं कि ये संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। और मजे की बात सुनिए आप। कल राहुल गांधी से पूछा गया कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो राहुल गांधी ने कहा यह मेरा काम नहीं है, लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन का काम लोकतंत्र बचाना नहीं है, लेकिन देश के जेनजी को सड़क पे आकर लोकतंत्र बचाना पड़ेगा, यह राहुल गांधी कह रहे हैं। तो आज हम सीधे कह रहे हैं। पहले हम पूछते थे या उनके विरोधी हैं वो कहते थे क्या राहुल गांधी देश को बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते हैं? हम भी ये मंशा, कभी कभी शक होता था कि राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, अदालत भी नहीं जा रहे हैं, हलफनामा भी नहीं दे रहे हैं, तो आखिर मन में क्या है? क्या वो ये चाहते हैं कि जनता सड़क पर उतरे? अब आज तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो यही चाहते हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने अपनी फोटो भी एक पोस्ट की है, उसमें उन्होंने लिखा डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड। डेमोक्रेसी को कौन डिलीट कर सकता है भारत से? डेमोक्रेसी कैसे खत्म हो सकती है भारत से? हां, खत्म हो सकती है अगर नेपाल की तरीके से जिन लोगों ने सड़कों पर आग लगाई, जिन लोगों ने पार्लियामेंट में आग लगाई, वही लोग ये तय करने लगे कि देश कैसे चलेगा, देश की प्रधानमंत्री कौन बनेगी, देश की सरकार फैसले कैसे लेगी, बिना चुनाव हुए, बिना इलेक्शन हुए वो लोग आज नेपाल की सरकार चला रहे हैं। क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं? और उनके पीछे से जाने कौन चला रहा है? तो राहुल गांधी सीधे सीधे देश के नौजवानों से जनता पर सड़क पर उतरने की अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। और उसके आगे जो कुछ अगर ऐसा हुआ, वैसे तो भारत में हो नहीं सकता, क्या राहुल गांधी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या राहुल गांधी इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि जो ट्वीट उन्होंने किया और जो एक 1.6 मिलियन शेयर व्यूज हो चुके हैं, जिसके इन लोगों के मन में अगर देश के लोकतंत्र के प्रति, देश की चुनावी तंत्र के प्रति संदेह पैदा हो जाए और अगर कोई भी एक छोटा सेक्शन भी अराजकता पर उतारू हो जाए, क्या राहुल गांधी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? जब वो कहते हैं कि मैं लोकतंत्र बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है और ना मैं अदालत जाऊंगा, तो राहुल गांधी के इस आरोप को फिर कितनी गंभीरता से लिया जाए, ये आज हम लोग पूछ रहे हैं सीधे सीधे। और ये शायद ऐसे ना पूछा जाता अगर कल उनका ये ट्वीट ना होता।
जिसमें उन्होंने सीधे जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया कि ये लोग लोकतंत्र को बचाएंगे। इस पर बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। और खुलकर कह रहे हैं अब उनके विरोधी तो कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध चाहते हैं, सिविल वॉर चाहते हैं राहुल गांधी देश के अंदर। सुनिए आप। राहुल गांधी ने कल शाम 7:05 में एक ट्वीट किया है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? कि एक जेएनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेएनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। रविशंकर जी ने तो बात फिर भी अराजकता की। बीजेपी के मंत्री तो खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की मंशा देश में गृह युद्ध की है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है। गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। लोग पूछेंगे राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया उनके जवाब नहीं मिले। राहुल गांधी ने कल जो आरोप लगाया उसकी सच्चाई क्या है ये तो बताएं। तो कल से ये भी बताया जा रहा है, अब किसी को अगर ये सुनना ही ना हो तो अलग बात है। पहली बात मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, राहुल गांधी ने 2 जगह आरोप लगाए कि कर्नाटक में एक सीट पर 6018 वोट डिलीट कराए गए। ये बात गलत पाई गई, वोट डिलीट नहीं हुए थे। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की राजौरा विधानसभा सीट पर 6080 वोट जोड़े गए। यह बात भी गलत साबित हो गई। तहसीलदार ने पुलिस में कंप्लेंट की थी और उसमें से 1 वोट भी नहीं जोड़ा गया। ये राहुल गांधी ये अहम फैक्ट क्यों छोड़ देते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जब किसी भी कोर्ट की जजमेंट आती है ना, तो सुप्रीम जजेस बहुत कुछ बोलते हैं। हमारे दोस्त, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने मुझे यह बताया कि आप जो वो उस वक्त ओपिनियंस दे रहे हैं उसके बजाय वेट कीजिए वर्डिक्ट का, ऑपरेटिव पार्ट। फैसला क्या आया? तो फैसला यह था कि कर्नाटक की सीट पर कोई भी गलत नाम नहीं कटा, महाराष्ट्र की राजौरा सीट पर कोई गलत नाम नहीं जुड़ा और दोनों मामलों में पुलिस में शिकायत हुई। एक जगह सरकारी कर्मचारी ने की, दूसरी जगह इलेक्शन कमीशन ने खुद की। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि वो जो जानकारियां मांगी गई हैं, कल एक बार फिर उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी का नाम लेकर के कहा, ज्ञानेश कुमार जी इधर उधर की बात ना कीजिए, ये बताइए जो जानकारी सीआईडी मांग रही है आपसे वोट फ्रॉड की जांच करने के लिए, वो जानकारी आप क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब है कि हमें सीईओ कर्नाटका को पुलिस की तरफ से कुछ जानकारियां देने के लिए कहा गया था और जो जानकारियां दी गई हैं उसमें शिकायतकर्ता की डिटेल, फॉर्म रेफरेंस नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, उसका एपिक नंबर, उसका मोबाइल नंबर, वो फोन जिससे लॉगिन आईडी हुआ, जिस फोन से जिसने उसने एप्लीकेशन को प्रोसेस किया वो फोन नंबर, आईपी एड्रेस, एप्लीकेंट प्लेस कहां से हुआ, सबमिशन डेट, सबमिशन टाइम, यूजर क्रिएशन डेट। ये जानकारियां 2 साल पहले कर्नाटक की सीआईडी को दी जा चुकी हैं। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है, राहुल गांधी अदालत नहीं जाना चाहते, सीआईडी तो जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती सीआईडी?
पुलिस जाती है कि नहीं जाती है? अगर किसी कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो लेने के लिए अदालत में जाती है। सीआईडी क्यों नहीं जाती? राहुल गांधी ने तो पल्ला ही झाड़ लिया, खैर कि ये मेरा काम नहीं है। तो राहुल गांधी क्या वाकई देश में अराजकता और सिविल वॉर चाहते हैं? आज ये सवाल खुलकर पूछा जाएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि आज ये सवाल पूछा जाएगा, ये कहकर आप राहुल गांधी जी को थोड़ा सा पीछे कह रहे हैं। यानी टाइमलाइन पे वो बहुत पहले उन्होंने शुरू कर दिया, आज आप कह रहे हैं तो आप उनको पीछे बता रहे हैं। मेरा ये मानना है कि लंबे समय से राहुल गांधी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी राजनीति ये क्यों कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी उस परिवार में पैदा हुए जो प्रिविलेज्ड फैमिली है, यानी जिसको हम कई बार कहते हैं, हम लोग अक्सर सुनते हैं, किसी से भी बात करिए कह रहे फर्स्ट फैमिली तो गांधी फैमिली। क्यों है भाई फर्स्ट फैमिली? डेमोक्रेसी में कैसे कोई फर्स्ट फैमिली हो सकती है? फर्स्ट फैमिली तो ये तो प्रेसिडेंट होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन गांधी फैमिली फर्स्ट फैमिली है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार राहुल गांधी को झटके पर झटका लगा। राहुल गांधी जब संभालते हैं कमान तो कहां रह जाते हैं? 40-50 सीटों के आसपास चले जाते हैं। राहुल गांधी, जिनको लगता था कि अरे वो तो जो चाहते थे वो करते थे, दुनिया के सारे सुख सुविधा संसाधन जो भारत सरकार के हाथ में है वो गांधी परिवार के हाथ में हुआ करते थे। उन्होंने इंदिरा जी को देखा है, उन्होंने राजीव जी को देखा है, सोनिया जी का भी समय देखा है। ऐसे में जब उनको लगता है कि सत्ता से वो बाहर हैं तो उनको एक कष्ट दे रहा है। कमाल की बात है, जिसको जेनजी बार बार कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में जेन एक्स वाई जेड सब बहुत जागरूक हैं, और जेनजी तो बढ़िया मजे में भी है ना, वरना नया आईफोन का मॉडल खरीदने के लिए लाइन में रात दिखा वो तस्वीरें दिखा दी जरा। लगा हुआ है ना, तस्वीरें दिखा दी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उसको ऐसा कंसर्न नहीं दिख रहा है कि वो सब छोड़कर कहीं और लगे। यानी उसको लग रहा है कि भाई ठीक है, हम अच्छे से रहें, आज नया मॉडल है, देखिए कतार लगी हुई। ये लाइनें जो है ना, ये आईफोन 17 1 लाख रुपए से ज्यादा का फोन है। ये है जेनजी लगा हुआ है लाइन में फोन खरीदने के लिए। अगर इसका हक छीना जा रहा है, इसके अधिकार जो हैं कुचले जा रहे हैं, तो वहां पुलिस लगी हुई है कई जगहों पर। वो इसलिए कि लाइन में लोग लगे रहे हैं, घंटों घंटों खड़े हुए हैं। मुंबई की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, दिल्ली मुंबई सब जगह से ऐसी, एप्पल स्टोर के बाद सब जगह से ऐसी तस्वीर। कई जगह तो मारामारी भी हो गई, लेकिन वो झगड़ा वोट चोरी रोकने के लिए नहीं हो रहा था, वो आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लगने के लिए हो रहा था। बोलिए सर। और ये लाइन और दूसरी लाइन कौन सी है? ये लाइन एक है खुशहाली वाली लाइन, जिसको लगता है कि हाँ मेरी जेब में पैसा है। आमतौर पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई नया मॉडल आएगा तो पुराना वाला सस्ता आएगा, वो ले लेते हैं। लेकिन एक वर्ग है जिसके पास वो पॉकेट कैपेसिटी भी है और जो उत्साह में जाकर वहां खड़ा है। एक ये लाइन है। दूसरी लाइन भारत में कौन सी होती है? भारत में वही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्रांति करने के अपने तरीके हैं। कम्युनिस्ट आइडियाज आए कि बंदूक की गोली से क्रांति होती है, भारत ने उन सारे आइडियाज को रिजेक्ट किया। हम ये कहते हैं कि हमें जब मन करेगा, जब तय करेंगे, बड़े से बड़े व्यक्ति को जो कुर्सी पर बैठा उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन कैसे फेंकेंगे? हम लाइन में लगते हैं, हम सर्दी गर्मी बरसात में लाइन में लगकर वोट देते हैं, घंटों घंटों लाइन में लगते हैं, और हमें वहां ना कोई फोन मिलने वाला ना कोई। हमें बस एक एहसास होता है कि लोकतंत्र के हम जनप्रतिनिधि तय कर रहे हैं जी। और ऐसे में जब राहुल गांधी कहते कि नहीं नहीं तुम्हारी दोनों लाइन खारिज, तुम जो वोट देने गए थे वो भी खारिज, तुम जो खुश होकर कहीं लाइन में लगे वो भी खारिज। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी के अंदर की कुंठा, उनकी निराशा, उनकी हताशा वो हावी हो गई, और इसमें ये अतिरेक लगेगा। गृह युद्ध कहना मैं तो कम से कम नहीं मानूंगा कि गृह युद्ध कोई इस देश में होगा या कोई करा सकता है, लेकिन मंशा उस तरफ नहीं है। अब ये कहने में मुझे भी संकोच हो रहा है। ये सारी बातें हो रही हैं। मैं आपको एक अखबार की आज की रिपोर्ट का हवाला, सर तो सब पढ़ते हैं अखबार, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, उसको आप भी पढ़िए गूगल करके। उस रिपोर्ट में लिखा है कि राहुल गांधी जिस सीमा तक इस आर्गुमेंट को, वोट चोरी के आर्गुमेंट को ले गए, कांग्रेस पार्टी के नेता असहज हो गए। अंदर से नहीं बोल पा रहा कोई राहुल गांधी के सामने, लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, राहुल गांधी जहां इसको ले जाना चाहते हैं, इसका एंड गेम क्या है, कहां तक ले जाएंगे, क्या साबित क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी? कि देश में इलेक्शन एक फ्रॉड है, और उसके पीछे वो सबूत क्या देंगे? किसी एक विधानसभा में कभी एक बार इतने वोटर जुड़ाने की कोशिश हुई जो जुड़े भी नहीं या जो कटे भी नहीं। रिपोर्ट ये कहती है कि राहुल गांधी को ये कौन बताएगा, ये नेता पूछ रहे हैं, कि उन्होंने जो एसआईआर का मुद्दा बिहार में उठाया और 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा की, उसका जनता के बीच में कोई असर नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, आप रिपोर्ट पढ़िए, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, उसका बिहार में कोई असर नहीं है।
और अगर ये करके, ये छोटी छोटी बातें बता करके राहुल गांधी देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देश में चुनाव अब केवल नाम के लिए हो रहे हैं, तो फिर इसका परिणाम भी तो सोचें, इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन कांग्रेस में कोई है जो ये बात राहुल गांधी को बताएगा? देखिए, वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी एक्सप्रेस की, और बात लगातार हो रही है। दो बातों का फ़र्क है। एक तो राहुल गांधी जी जितनी बातें कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है ज़्यादा एग्जेजरेशन हो रहा है। जैसे कल की बात हुई कि 6000 वोटों के डिलीशन की और एडिशन की, दोनों को उनको बहुत साफ साफ तरीके से बात करनी, जो हो रहा है उसकी बात करें कि 6000 वोट काटने की साजिश हुई या एक्सरसाइज हुई या जो कोशिश हुई उसमें, और फिर वोट कितने कटे नहीं कटे हुआ। लेकिन सवाल पूछने को अराजकता मत कहिए। सर मैं ट्वीट अगर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन से हो, चाहे सरकार से हो या किसी और से हो, सवाल पूछना लोकतंत्र का पहला अधिकार मैं मानता हूं, बल्कि लोकतंत्र की। मैं मैंने देख कल आप प्रोग्राम में थे, क्या ये बात किसी ने कही? मैंने कही या इन्होंने से किसी ने कही? किसी ने नहीं कही। वही मैं ये बात जो इन्होंने शाम को ट्वीट किया है, वो मैंने देखा, रात को ही देखा था ट्वीट उनका 7 बजे का जो हुआ है। इसका क्या मतलब है? तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उस ट्वीट पर आएंगे, पहले मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल पूछने को अराजकता मत कहिए कि जैसे ही सवाल पूछे हम उनको अराजक कहने लगे। नहीं कहा, ठीक। मैं तो कम से कम इससे सहमत नहीं हूँ लोकतंत्र में, और खासतौर से विपक्ष के नेता भी अगर सवाल नहीं पूछेगा, हम तो बार बार कहते हैं कि विपक्ष के नेता को सवाल पूछना चाहिए, सरकार से पूछे, इलेक्शन कमीशन से पूछे, जो भी संस्थाएं हों। लेकिन और ये बात सही है, वहाँ पर भी बात हो रही थी जब तेजस्वी जी और राहुल जी यात्रा कर रहे थे, तो तेजस्वी जी ने तो कहा था कि भाई आप वोट ये SIR के बजाय रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, वो सारी बातें करते रही। अब ये तो उनको देखना है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, इसलिए फिर अलग से तेजस्वी जी भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, जहां वो कहा उन्होंने एक बार भी वोट चोरी नहीं, वोट अधिकार यात्रा की बात वो कर रहे हैं। बार बार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरे इलेक्शन को, सिस्टम को हम वो कर दें। नहीं सर, ये जेन ज़ी को क्या कहना चाहते हैं? जेन ज़ी पर ही आते हैं कि फिर उन्होंने जब कल ये ट्वीट किया, तो जेन ज़ी वैसे तो पॉजिटिव शब्द है और एक साइंटिफिक शब्द के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते रहे 97 टू 2012 तक की जो जनरेशन है, जो पैदा हुए हैं उनको। लेकिन पिछले दिनों, खासतौर से अभी अभी जो नेपाल में हुआ, उसको जैन जी के ऑपरेशन के तौर पे, जैन जी के मूवमेंट के तौर पे देखा गया। और जैन जी का जो वहाँ का मूवमेंट था, वो उसे डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है कि वो लड़ाई डेमोक्रेसी की कर रहे थे और अपने हिसाब से उन्होंने तय किया। लोगों को, सरकार वहाँ पर बदल डाली, जिस तरह की आगजनी हुई। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में ऐसा होगा। हिंदुस्तान में तो ये अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 17 बार हमने सत्ता सर नहीं होगा तो सही है। राहुल गांधी चाहते हैं कि ये हो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। फिर आधार उनका कल का ट्वीट ही है। नहीं, अब वो चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो सत्ता परिवर्तन तो चाहते ही होंगे। कैसे परिवर्तन होगा, जैन जी उन्होंने किस रेफरेंस में लिखा है? क्या वो जनरेशन चेंज की बात कर रहे हैं, मतलब जो नेपाल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, या जो जैन जी की जनरेशन है? क्योंकि उन्होंने लिखा युवा, स्टूडेंट्स और फिर जैन जी, हालांकि तीनों एक ही है मेरे हिसाब से। तो देश में युवाओं के अलावा किसी और को वोट चोरी समझ में नहीं आएगी, मतलब? हाँ, नहीं, अभी उनको भी समझ में आई है कि नहीं आई है। हाँ। लेकिन इसको भी आप यदि एप्पल की लाइन से ये जोड़ दें कि यही देश है, तो ऐसा नहीं है ना। देश का युवा तो दूसरी जगह भी लाइन में लगा हुआ है, बेरोजगारी की लाइन में भी लगा हुआ है। सर मैं फिर आप मतलब मैं कह रहा हूं, मैंने फिर कहा, कल किसी ने ये बात नहीं की। उनके 42 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई गई टीवी पर। किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी क्यों पूछ रहे हैं, केवल फैक्ट्स रखेगा, ठीक है? जैन जी को ये शब्द तो युवा, स्टूडेंट, जेन जी संविधान को बचाएंगे, उनको नहीं मालूम कि जेन जी का आज क्या। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आज के कॉन्टेक्स्ट में वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो खतरनाक भी है। और यदि आप उसे यूं कहें कि वही जेन जी लगा हुआ लाइन में, जैन जी यदि नहीं, यदि आप उसको इस तरह से, यदि शब्द मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, कि भड़का रहे हैं, तो वो भी एक खतरनाक है। यदि उसको उस तरह से देखें, लोकतंत्र की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से हिंदुस्तान में लड़ी जा सकती है। चुनाव में बदलना है, सत्ता बदलनी है, सरकार बदलनी है, वो सब कोशिश करिए, उसी तरह से करिए। जैन जी को अभी यूज करना एक अलग रेफरेंस में देखा जा सकता है, नेगेटिव संदर्भ बिल्कुल बचना चाहिए उस कोशिश से। राहुल गांधी ने कल जो ये पोस्ट किया, इस पर कल अपने प्रोग्राम आज की बात में रजत जी ने भी कुछ बातें कही हैं। रजत जी ने राहुल गांधी की इस सारी रिपोर्ट की भी बात की, उनके आरोप की भी बात की, लेकिन फिर जो उन्होंने शाम को पोस्ट किया, उस पर रजत जी ने क्या कहा? मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था, नेपाल में लगी आग की लपटों में हमारे यहाँ के कुछ लोगों को कुर्सी की झलक दिखने लगी है। आज राहुल गांधी की आरजू जुबा पर आई गई। उन्होंने जैन जी का नाम लिख ही दिया। वोट चोरी के फर्जी नैरेटिव का इस्तेमाल
अब युवाओं को उकसाने के लिए किया जाएगा। जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, सोशल मीडिया पर एक बड़े ग्रुप ने प्लान तरीके से कैंपेन करना शुरू कर दिया। यह अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 4 सेंटेंसेस में इस कैंपेन की हवा निकाल दी, पर असल बात न तो वोटर लिस्ट की है न इलेक्शन कमीशन की। मकसद तो किसी तरह नरेंद्र मोदी को हटाना है, इसीलिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। पर यह नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करने वाले भूल गए ये बदला हुआ भारत है। हमारे लोग चाहे नए जमाने के हों या पुराने के, झूठ पर विश्वास नहीं करते और सच का सामना करने से नहीं डरते। वो जानते हैं कि कब कब किसकी सरकार ने कितना काम किया। उन्हें मालूम है किसने उनसे क्या छीना और किसने उनको क्या दिया। रजत जी ने बताया ये कोशिशें नेपाल के बाद ही शुरू हो गई थी, लोगों की हसरतें भी खुल के आ गई थी। वो तो कभी श्रीलंका कभी बांग्लादेश के बहाने भी आ रही थी। एक कैंपेन खड़ा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, बड़ा इस बात को बढ़ाओ, जेनजी तुम्हारा काम है ये इस वक्त देश को बचाना, नेपाल की तरह। देखिए, रजत जी ने बहुत अच्छे से बता दिया राहुल गांधी की मंशा क्या इस पूरे मामले को लेकर है। और देखिए, राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, तो कोर्ट राहुल गांधी इसलिए नहीं जा रहे कि राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं करते। और राहुल गांधी जानते हैं कि जब भी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हैं या उनके खिलाफ जब मामला गया है तो उन्हें उसकी फटकार मिली है। अब वो चाहते हैं कि भारत के अंदर वही जो श्रीलंका में हुआ है, जो बांग्लादेश में हुआ है और जो अभी ताज़ा नेपाल में हुआ है, देश के युवा सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ एक बगावत करे और देश में अराजकता का माहौल हो। लेकिन राहुल गांधी ये भी भूल जाते हैं कि भाई आज का युवा जानता है कि 2004 से लेकर 2014 तक की सरकार कैसी रही थी। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल का कार्यकाल और 2014 से लेकर 2025 तक का 11 साल का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल कैसा रहा है। जब युवा तुलना करता है दोनों कार्यकाल की, मनमोहन सिंह के 10 साल की, यूपीए सरकार के 10 साल की और एनडीए के 10 साल की, तो उसे जमीन आसमान का सत्ता में फर्क समझ में आता है। उसे समझ में आता है कि वंशवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति से देश कैसे बाहर निकला है। जेनजी को तो नहीं याद होगा ना, वो तो उस यूपीए टाइम में पैदा हुई होगी। नहीं सर, उसको क्या पता यूपीए टाइम में क्या हो रहा था। पेरेंट्स तो घर के बताते हैं ना कि बेटा हमने देखी है सरकारें कैसी रही है। कर रहे हैं ना सर। तो राहुल गांधी कितनी भी अपील कर ले, लेकिन युवा जानता है ना कि आज चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे बिजनेस का मामला हो, चाहे दूसरा मामला हो, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के अंदर देश ने किस तरीके से काम किया। प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के सबसे बड़े आइकॉन बनकर निकले। आप कभी भी युवा में सर्वे होता है कि सबसे युवाओं में लोकप्रिय कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी निकल कर आते हैं कि युवा में सबसे लोकप्रिय। प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं के साथ जो संवाद है, देश की जनता के साथ जो संवाद है, जितने तरीके से वो इंटरेक्शन करते हैं, जितने प्लेटफॉर्म पर वो युवाओं से मिलते हैं, आप देखिए वो सारे प्लेटफॉर्म पर युवाओं से लगातार मिलते रहते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी युवा कहते हैं अपने आप को, राहुल गांधी ने कभी युवाओं से इतना इंटरेक्शन है, संवाद किया जितना प्रधानमंत्री मोदी करते हैं देश के युवाओं के साथ, या देश के युवाओं की जितनी चिंता प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। क्या राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में की? राहुल गांधी विपक्ष के नेता के बनने के बाद कांग्रेस को एक अलग स्तर पर ले जा रहे हैं। कांग्रेस भी कभी इतनी अराजक नहीं हुई। बात की कि राहुल गांधी के कल के वोट चोरी के आरोपों पर, फिर उनका ये जेन जी को कहना कि ये लोकतंत्र को बचाएंगे। क्या देश में वाकई अराजकता चाहते हैं राहुल गांधी? बिहार में क्या हो रहा है? राहुल गांधी ने इन्हीं मुद्दों को लेकर बिहार में यात्रा की थी, लेकिन बिहार में उस यात्रा का कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। ये इससे साफ हो गया कि जब तेजस्वी यादव अपनी यात्रा लेकर के निकले तो उसका नाम उन्होंने वोट अधिकार यात्रा से बदलकर बिहार अधिकार यात्रा कर दिया। कांग्रेस पार्टी का उस यात्रा से कोई लेना देना भी नहीं है। वो तेजस्वी यादव का एक सोलो एफर्ट है। और तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं वो कहीं वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं। वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वो कहते हैं हमें हथियार वाले नहीं कलम वाले चाहिए, फिर वो कलम बांटते हैं। कहां गया वोट चोरी का मुद्दा? बिहार से अचानक गायब हो गया। तेजस्वी यादव तो ज्यादा ही समझते होंगे ना कम से कम राहुल गांधी से बिहार का इलेक्शन। क्यों तेजस्वी यादव वोट चोरी की कोई बात नहीं कर रहे? लेकिन तेजस्वी यादव के लिए एक दूसरी परेशानी खड़ी हो गई। लालू परिवार का झगड़ा, राजनीतिक विरासत का झगड़ा अब खुलकर सामने आ गया। तेजस्वी के सामने अब सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि परिवार के लोगों को कैसे एकजुट रखें। बड़े भाई तेज प्रताप यादव पहले ही अलग हो चुके। तेज प्रताप अपने भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो कहते हैं वो तुम्हारा विधायक तो नाच गा रहा है, मैं आया हूं बाढ़ में तुम्हारी मदद करने के लिए। और अब तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य, उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। यह साफ साफ बता रहा है कि लालू परिवार में तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किया जाना, या जो लोग इस वक्त तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द हैं या उनके सलाहकार हैं, उनसे परिवार की नाराजगी है।
और इसमें खासम खास व्यक्तियों में एक व्यक्ति का नाम बार बार आता है, आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव। संजय यादव बिहार से नहीं है, संजय यादव हरियाणा के हैं। कहा जाता है कि दोस्ती जो थी इन दोनों की वो शायद क्रिकेट के बहाने ही किसी मौके पर हुई थी, पर उसके बाद जब लालू यादव को जेल हो गई तो तेजस्वी यादव को खुलकर पॉलिटिक्स में आना पड़ा और उन्होंने उस वक्त संजय यादव को भी अपने साथ ले लिया और वो उनके सबसे विश्वस्त सलाहकार भी हैं, उनके मित्र भी हैं शायद। अब जो ये बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, इसमें उन्होंने एक बस, रथनुमा बस तैयार की। इसमें आगे की कुर्सी पर वो बैठते हैं, एक जो मेन चेयर उसमें लगी हुई है उस पर जाहिर है वो तेजस्वी यादव के लिए कि वो वहीं से बाहर लोगों को वेव कर सके, देख सके। कल किसी जगह पर उस सीट पर संजय यादव बैठ गए और एक व्यक्ति ने उसको मुद्दा बनाते हुए उसकी फोटो क्लिक करके फेसबुक पर एक पोस्ट डाला और उस व्यक्ति ने यह लिखा कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेतृत्व के लिए होती है, उनकी अनुपस्थिति में किसी को उस पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा हो तो बात अलग है। वैसे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट पर लालू और तेजस्वी को बैठते देखने के अभ्यस्त हैं, हमें कतई मंजूर नहीं कि उनकी जगह कोई और बैठे। फिर उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मैंने नहीं सुना था, ठकुर सुहाती करने वालों। ठकुर सुहाती करने वालों जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, ताड़नहार नजर आता है, उनकी बात अलग है। यह एक आम फेसबुक यूजर ने लिखा था और रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को शेयर किया है। उनका इसका क्या मतलब है? मतलब जो बात उस पोस्ट में कही गई है उससे रोहिणी आचार्य सहमत है। तो रोहिणी आचार्य को संजय यादव से क्या प्रॉब्लम है? संजय यादव और तेजस्वी यादव कितने नजदीक हैं इसकी बात हम करेंगे, लेकिन यह मुद्दा फिर हाथों हाथ जेडीयू ने उठा लिया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एक बहन अपने भाई के राजनीतिक वजूद के लिए आवाज उठा रही है, इसलिए अब इस पर लालू यादव को फैसला करना चाहिए। राजद का आंतरिक मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जिस बेटी ने किडनी देकर अपने पिता के प्राण रक्षा की गुहार की, उसे अपने भाई के राजनीतिक वजूद पर खतरा नजर आया। भाई बहन का पवित्र संबंध होता है। बहन ने अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त की, गेंद लालू जी आपके पाले में है कि क्या वह बिटिया जिसने किडनी दान करके आपकी प्राण रक्षा की, अपने भाई के राजनीतिक जीवन रक्षा के लिए वह परेशान है, क्या न्याय की गुहार वह लगा रही है? क्या न्याय की गुहार में आप पारिवारिक न्यायाधीश हैं? आपके मुखार वृंद से निर्णय सुनना चाहते हैं आपके परिवार के लोग। अब इसको नया एंगल दे दिया जेडीयू ने। उन्होंने कहा कि भाई ये तो वो बेटी है जिन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट की थी। बात सही है, रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की थी, राहुल जी तो बहुत गंभीर बीमारी में ग्रस्त हो गए थे। फिर उन्होंने पिछला इलेक्शन भी लड़ा, अब ये राजनीति में सक्रिय हैं। पिछला इलेक्शन ये बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से सारण से हार गई थी लोकसभा का चुनाव। अब वो कहा जा रहा है कि शायद वो विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छुक है। क्या कहानी है सर? ये वोट ये शेयर करना, ये सवाल केवल संजय यादव के पार्टी में कद पर है या उनकी तेजस्वी यादव से नजदीकी पर है या सीधे तेजस्वी यादव पर है? परिवार के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई सारा परिवार एक तरफ, तेजस्वी की दोस्ती एक तरफ। मतलब तेजस्वी यादव जिस तरीके से, और ये कहा जा रहा है कि 3 एज इस समय तेजस्वी यादव को चला रहे हैं, उसमें संजय यादव, सुनील यादव और शक्ति यादव, ये 3 नेता हैं जो इस समय आरजेडी को चला रहे हैं और तेजस्वी के सबसे करीबी सलाहकार बने हुए। और संजय यादव को तो राज्यसभा भेजा है, उसे प्रवासी सलाहकार पार्टी के अंदर कहा जाता है। तो प्रवासी सलाहकार बाहर से आए हुए जो सलाहकार है उन्हें प्रवासी सलाहकार पार्टी में कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई रोहिणी आचार्य ने यह कह दिया कि भले ही मैं चुनाव हार गई हूँ, घर के अंदर जो पार्टी में लड़ाई की, वर्चस्व की लड़ाई, वो मैं हारने नहीं वाली हूं। भले ही तेज प्रताप को इस आधार पर बाहर कर दिया गया होगा कि उन्होंने संजय यादव के खिलाफ आवाज उठाई थी, अब रोहिणी ने इस बात को आवाज उठाई है। तेज प्रताप का मामला यही था। इन्हीं तीनों का जयचंद का जो जिक्र करते थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई अनुष्का का जो मामला आया था उसमें संजय यादव की भूमिका थी। और जब मैं तेजस्वी को अपनी बात बताने जा रहा था तो संजय यादव ने मेरी तेजस्वी से मुलाकात भी नहीं होने दी। इतने प्रभावशाली है कि तेजस्वी ने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया था। तो जो जिस जयचंद की बात तेज प्रताप यादव आरजेडी में कर रहे हैं
उनमें प्रमुख लोग संजय यादव है, सुनील यादव है और शक्ति सिंह यादव, इनका वो जिक्र कर रहे थे। अब ये लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है और खासतौर तेजस्वी यादव के लिए भी है कि जिस तरीके से मीसा भारती का भी इस परिवार से नाराजगी है तेजस्वी को लेकर, लेकिन फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध के रखी है, खुलकर उन्होंने अभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा संदेश और चेतावनी है तेजस्वी के लिए कि संजय यादव के आप पर कतरो, वरना हमें तय करना है कि हम क्या करें। ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर किसको टिकट मिलना है नहीं मिलना है, ये संजय यादव तय कर रहे हैं तेजस्वी के साथ। रोहिणी, मीसा भारती और बाकी लोगों अगर कोई नाम भेजते भी है तो उस नाम को तुरंत खारिज कर दिया जाता है। सबसे पावरफुल इस वक्त पार्टी में संजय यादव, शक्ति यादव, सुनील, इन लोगों की तिगड़ी है। लेकिन संजय यादव बेहद करीबी है, लेकिन इन तीनों की तिगड़ी है। तेज प्रताप को प्रॉब्लम हो गई, आप रोहिणी आचार्य को इनसे दिक्कत हो गई, मीसा भारती को भी है। बात इसलिए बड़ी है क्योंकि आप ये पब्लिक में कर रहे हैं। पता वैसे भी चल जाता है, पत्रकार बात करते रहते हैं और पता चल जाता है कि कुछ सुगुगाहट है, परिवार में कुछ तनातनी चल रही है, अलग बात है। अच्छा, परिवार हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परिवार ही है एक्चुअली। भाई मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, 4 लोग, 4 तो बच्चों में, फिर लालू जी खुद, राबड़ी दीदी खुद, 6 लोग पॉलिटिकल लोग हैं एक परिवार के अंदर। वैसे तो मीसा भारती के लिए भी मुझे किसी ने भी ये बताया कि उन्होंने भी खुलकर बहुत नाराजगी जाहिर की थी और ये कहा था कि अगर सरकार बनने पर आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो पार्टी का कम से कम जिम्मा जो है वो मुझे मिलना चाहिए। तो उनकी महत्वाकांक्षा भी कम नहीं है। लेकिन ये बीच चुनाव में, अब चुनाव शुरू ही हो गया लगभग, इस तरीके का ये पोस्ट आ जाना, ये क्या संदेश दे रहा है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, लालू जी के परिवार में मतलब झगड़ा कह लीजिए या कहिए महत्वाकांक्षा की लड़ाई, जो भी ठीक शब्द लगे, वो तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। और कई बार होता है ना, आप राजनीति में तय करते हैं, शायद अगर कांग्रेस की सरकार होती, उसमें लालू जी सहयोगी होते तो मीसा भारती भी केंद्र में मंत्री वगैरह बन जाती या कुछ हो जाता, तो इस तरह का झगड़ा नहीं होता। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पूरी पार्टी को अपने कब्जे में कर लिया है, हालांकि उसमें मैं कई बार इस वाली थियरी पर सहमत नहीं होता हूं कि कोई किसी के साथ, लोग जो उनके बहुत नजदीकी होते हैं वही सलाहकार होते हैं। और संजय यादव पर आरोप इसलिए क्योंकि वो हरियाणा से हैं। अब शक्ति यादव कितने पावरफुल हैं, जरा आप उसका अनुमान, वो वीडियो बार बार घूम रहा है जो एक कार्यक्रम में जा रहे थे और मनोज झा कुछ बोल रहे थे टीवी पर, तो किसी को अचानक बोले कि मनोज जी चुप हो जाइए, चुप चुप, मनोज जी चुप हो गए। अच्छा, तो अब अगर ये स्थिति किसी की हो जाए, लालू जी स्वयं चाहे जो करते थे, लेकिन किसी और को उन्होंने अपनी पावर ऐसे डेलीगेट नहीं की। यानी हर किसी को लगता ठीक है भाई, एक के ठिकाना। तेजस्वी के साथ क्या मुश्किल, कई और पावर सेंटर बन गए हैं जो तेजस्वी यादव जैसा ही व्यवहार करते हैं। अब उससे अगर पार्टी अच्छी चल रही हो तो ये उनका विषय है, लेकिन अगर परिवार के भीतर से ये होगा तो यकीन मानिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए चुनाव में और राष्ट्रीय जनता दल के लिए पार्टी के तौर पर बहुत मुश्किल होने। और एक बात मैं कह दूं, मीसा बहुत मैच्योर हैं, बड़ी होने के नाते शायद उनमें जो एहसास होगा वो सब कुछ है। लेकिन रोहिणी आचार्य अचानक राजनीति में आई हैं। वो आपको ध्यान में होगा कि अपने पिता को किडनी दे दी सिंगापुर में, कई लोग उस पर भी बड़ा टिप्पणी कर दिए थे, हालांकि नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर दिया था कि भाई सिंगापुर में कैसे किडनी गई, और सब मतलब बहुत विवाद हुआ था। उसके तुरंत बाद ये चुनाव लड़ गई और जो उस परिवार की सबसे आक्रामक अगर कोई पोस्ट करने वाली है, बहुत तीखी, बहुत मतलब कई बार शब्दों के चयन में भी गड़बड़ करती हैं, तो वो रोहिणी आचार्य करती है। तो शायद वो दोनों में फर्क है। तो मीसा जेडीयू के, वैसे तो देखिए पर्सनल मामला हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसको एक पॉलिटिकल आदमी ने उठा दिया, जेडीयू के व्यक्ति ने, उन्होंने कहा कि भाई उनका असर्शन इसलिए भी ज्यादा है कि भाई मैंने तो पिता के लिए इतना सब किया है, तो मुझे भी आप किनारे कर देंगे। देखिए, लालू परिवार में ये मैं सत्ता संघर्ष के तौर पे इसको देखता हूँ। अच्छा। जो भी अलग तरीके से, और ये चल रहा है, ये चल रहा है। एक पहली पीढ़ी में हुआ था जब वो राबड़ी जी के भाई वगैरह जो थे, साधु यादव, सुभाष और साधु यादव, तब भी बहुत हुआ था और वो गए थे। रामकृपाल यादव को भी इसी वजह से जो सत्ता संघर्ष था वहाँ से जाना पड़ा। और लालू यादव जब तक रहे तो वो पूरी तरह से उनके कब्जे में थी पार्टी, भले ही लोग कुछ भी करते रहे, कोई उनसे आगे नहीं। सालों के लालू जी के आगे किसी का नहीं चला। अब तेजस्वी जी के साथ क्या होगा, तेजस्वी अच्छे लीडर हैं और मैं समझता हूँ आरजेडी उनके पास है, और किसी भी पार्टी में जब तक एक लीडर ना हो, मतलब यदि 4 लीडर बन जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल ही होता। लेकिन वहाँ मीसा पहले से, उनसे भी पहले से राजनीति में है, बड़ी भी हैं और वो लगातार लगी रही हैं, तो उनका एक सत्ता संघर्ष वहाँ चल रहा है। लेकिन वो समझते हैं कि अभी तेजस्वी आ जाए, उनका काम। रोहिणी को अचानक ये बढ़ गया। तेज प्रताप को लगी रहा था कि भाई मैं बड़ा भाई हूं, मेरे साथ होना चाहिए, वो नहीं हुआ। जैसे जयचंदो का जिक्र किया, वो उन्हीं जयचंदो का जिक्र हमेशा करते रहे जी।
अब तेजस्वी के पास कुछ ना कुछ तो सलाहकार सबके पास होते हैं, वो होते ही। चल रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये इस चुनाव के दौरान ये संघर्ष परिवार का, ये पार्टी को और उनके ये नाराजगी पार्टी में किसी और को होती तो कोई और बात थी, ये हाँ, फैमिली तो को फैमिली को हो रही है, तो इससे नुकसान बढ़ सकता है कि क्या है। और पहले तेजस्वी को उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना, पहले इसको पहले ये, क्योंकि ये नहीं संभाला तो और मुश्किल होगी। अब दूसरा मामला जो उनको संभालना है वो है सीट शेयरिंग का मामला। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में किचकिच वो भी सरेआम शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर पहली खबर तो ये कि दिल्ली में आज कांग्रेस की एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। पार्टी इस बार बिहार में 78 सीटें मांग रही है, पिछली बार 70 सीटें थी। कांग्रेस पार्टी 78 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव वो कांग्रेस को इतना सीट तो किसी कीमत पर ना देने वाले और ना वो इसके लिए तैयार हैं। पिछली बार 70 सीटें दी थी, 19 जीते। तो आज तक आरजेडी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस के इतने खराब प्रदर्शन की वजह से ही तेजस्वी सत्ता में नहीं आ पाए। 10 सीट भी और होते तो मुख्यमंत्री बन जाते। तेजस्वी यादव जो हैं, अब वो उन्होंने तो खुलकर कुछ सीटों पर नहीं कहा। एक बात उन्होंने कही थी, जब उनसे हमारे साथी नीतीश कुमार चंद्र ने पूछा कि आपको मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं इन लोग, मतलब मुख्यमंत्री फेस कांग्रेस वाले, तो उन्होंने कहा था कि सीट बंटवारा एक बार हो जाने दीजिए। तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि ये सब सीट बंटवारे की प्रेशर टैक्टिक्स है। अब पिछली बार 70 में 19 पाई कांग्रेस, इस बार 78 सीट मांग रही है। तो इस पर मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, ये भी सीनियर लीडर हैं, उनकी बात सुनिए। लोगों को, सभी दलों को ये बात जमीनी हकीकत समझनी पड़ेगी कि धरातल पर किसकी कितनी ताकत है। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है और झारखंड में। बिहार में सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय जनता दल है। सिर्फ सीट ले लेने से नहीं होगा, सीट कितना जीत पाते हैं ये देखा जाता है। पिछली बार तो 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो क्या स्ट्राइक रेट रहा, कितने सीटों पर जीते सबको पता है। कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है 78 सीट, तो 78 नहीं 243 सीटों पर उनको तैयारी रखनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे को, सहयोगी दलों को मदद कर पाएंगे। सबको इस बात का एहसास होना चाहिए और सब ये बात जानते हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेगा। अब मृत्युंजय तिवारी जो हैं, ये एक मुख्य पार्टी प्रवक्ता के तौर पर इनकी आप कह सकते हैं कि भूमिका है। हर मामले पर पार्टी का पक्ष यही रखते हैं। अगर ये बात कह रहे हैं तो मतलब अपनी पार्टी की कमान के भरोसे पर ही कह रहे हैं, नहीं तो इतनी बात जो है वो नहीं कह सकते। भाकपा माले के श्री मुकेश सहनी जी, ठीक है ना कृष्णा कामरे। देखिए, ये अभी आपको मृत्युंजय तिवारी की बात सुना रहे थे, उन्होंने तो खुलकर कहा कांग्रेस पार्टी ये तो देखे कि ताकत क्या है जमीन पर, पिछली बार कितनी लड़ी थी और कितनी जीती, और 78 सीट मांग रहे हैं तो फिर सारी 243 ही लड़ ले। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं वही बात बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि सिर्फ सीटें आपने हमें पिछली बार दे दी थी 70 सीटें, लेकिन 50 सीटें तो ऐसी थी कि जहां पर महागठबंधन कभी जीता ही नहीं, हम क्या आरजेडी भी वहां चुनाव नहीं जीत सकती। तो ऐसी हारी हुई सीटें अगर आप हमें दे दोगे कि जहां हम कभी जीत नहीं सकते और फिर कहोगे कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब है, तो इस बार मिक्स सीटों का होगा, अच्छी और बुरी सीटें दोनों को लेना पड़ेगी। आरजेडी को भी कुछ बुरी सीटें देना पड़ेगी और हमें भी कुछ बुरी और अच्छी सीटें देना पड़ेगी, तभी हमारे बीच में गठबंधन होगा। और देखिए कांग्रेस का प्रेशर पॉलिटिक्स देखिए, 24 सितंबर को कांग्रेस आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है पटना में। इस बार बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस 24 तारीख को वर्किंग कमेटी की बैठक वहां करने जा रही है। यह सीधा सीधा तेजस्वी यादव को एक संदेश है कि भाई अगर हम यहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर रहे हैं, सोनिया गांधी आ रही है, राहुल गांधी आ रहे हैं, सारे दिग्गज यहां आ रहे हैं, तो यह तय मान के चलिए कि बिहार को हम बहुत आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। अगर आप हमारे उम्मीदों के अनुरूप सीटें में हमें हिस्सेदारी दोगे तो हम आपके साथ निश्चित रूप से अड़ी। और मुझे लगता है कि ठीक है 78 सीटों पर कांग्रेस नहीं अड़ेगी, लेकिन यह बात है कि जो 63 सीटों का समीकरण कांग्रेस ने बताया है कि 44 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर आए थे और 19 सीटों पर हम जीते थे, ये मिला के जो 63 सीटें ये किसी भी हाल में हमको चाहिए, इसके नीचे हम जाएंगे नहीं। अब ये 63 सीटों पे वो तैयार होते हैं। ये झगड़ा भी फिर सरेआम हो गया ना, अब जो आरजेडी ने इसको पब्लिक कर दिया। निश्चित रूप से अब आरजेडी तो ये कह रही है कि भाई आप अपना वजूद देखिए, पहले ताकत देखिए, उसके बाद मांगिए जो आपको। अजय माकन ने बोलना शुरू कर दिया। अजय माकन तो स्क्रीनिंग कमेटी देख रहे हैं। बिहार में उन्होंने बोल दिया कि 243 सीटों पर उम्मीदवारों के आप दावेदारी लीजिए, अगर गठबंधन नहीं होगा तो हमें 11th आवर पर उम्मीदवार उतारने पड़ते हैं। तो अजय माकन तो बिहार में बैठकर सारी सीटों पर मांग रहे हैं उम्मीदवार। अजय माकन ने क्लियर बोल दिया पार्टी के जिलाध्यक्षों की 243 सीटों पर अपने को आवेदन चाहिए। ये बाद में तय करेंगे कि गठबंधन में कौन सी सीटें जा रही है, गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तो कांग्रेस भी अपने 243 पर कोशिश। इसके साथ में आपको जो है जो दूसरी कैंप की खबर
खबर है वो भी बता देता हूं। सर इसमें एक लाइन हाँ, बोल बोल दीजिए। दर्शक ने किसी ने मैसेज किया है कि भाई ये कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मिल गई है कि वो फिर इस बार भी तेजस्वी जी को सरकार नहीं बनाना देना चाहते, ज्यादा सीटें लेकर के। ज्यादा सीटें लेकर। ये एक मैसेज था तो मैंने कहा मैं बता दूं, मेरी बात नहीं है इसमें, राय नहीं है। नहीं मुझे मतलब अच्छा, दर्शक इनकी ने तो राय नहीं वैसे कहा, तुम्हारे पास, मेरे मन में आ रहा है। आप समझ लेंगे राहुल गांधी की रणनीति, या हम में से कोई समझ लेगा नहीं, राहुल मैं तो गांधी जो की? दर्शक की राय थी वो मैंने कहा कि मैं शेयर कर दूं आपको। नहीं मतलब राहुल जी की रणनीति है, हो सकता है कुछ बड़े लेवल की रणनीति हो। हालांकि रणनीतिक तौर पर ये हम जैसे सामान्य बुद्धि वालों को दिखता है कि ऐसा काम चलते चुनाव में नहीं करना चाहिए। अब चलता चुनाव है ये, अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि अरे अभी नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा ये नोटिफिकेशन। अब चलता चुनाव है। और नोटिफिकेशन कोई अभी important तक बात हम राहुल गांधी के इस काम की प्रशंसा कर रहे थे कि भाई ठीक है अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे लालू जी के भरोसे थे जैसे, लेकिन अब आपको पता है कि वहां आपको ताकत देनी, आप ताकत बांटने पे लगे हुए हो। और राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा ने वैसे ही बड़ा नुकसान किया हुआ। मुझे लगता है राहुल गांधी को किसी बहाने से कोई मौका खोजकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि हम पूरी ताकत लगाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस वहां साथ रहेगी, और तब बैठ के कहें कि हमें इतनी सीटें चाहिए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। अमित शाह कल गए, परसों रात को पहुंचे थे, कल वो दिन में आपने तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिसमें वो नीतीश कुमार से मिल रहे थे, विजुअल्स तो दोबारा चला दीजिएगा। इस बार बीजेपी ने बिहार इलेक्शन के लिए अपना कोई प्रभारी अपॉइंट नहीं किया है। ये रेयर बात है कि किसी इलेक्शन में वो कोई प्रभारी नियुक्त ना करें। तो इस बार ये इसीलिए किया गया है क्योंकि ये चुनाव की कमान सीधे अमित शाह के हाथ में, अपने हाथ में है। वो ही पायलट कर रहे हैं इस पूरे चुनाव को, तो ये वो इसको इतना क्रूशल मानते हैं। और अमित शाह जी का चुनाव में पूरी तरीके से सारा कुछ अख्तियार अपने हाथ में ले लेने का मतलब है, सीट शेयरिंग से लेकर के फिर जब कैंपेन ड्राफ्ट होगा सब कुछ, सारी बातें सब अमित शाह करेंगे। इसका मतलब ये है वो कहीं पर किसी मिसकम्युनिकेशन या साथियों के बढ़ती महत्वाकांक्षा की वजह से कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते। चिराग पासवान भी कह रहे थे इतनी सीटें उतनी सीटें, उनके भी सुर नरम हो गए हैं। उनकी जो हम पार्टी वाले हैं वो भी हाँ, जब इनके सामने बोलना पड़ेगा तो वो भी कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो यहां तो ये काम हो रहा है। ये इसका चुनाव में क्या असर होगा वो तब देखा जाएगा, लेकिन एक कोहेसिव यूनिट की तरह एनडीए चुनाव लड़े, इसीलिए एक सीनियर लीडर चुनाव को ओवरसी कर रहा है। वहां परिवार भी कुछ कह रहा है, वहां कांग्रेस भी कुछ कह रही है, तो उसका जवाब मृत्युंजय तिवारी दे रहे हैं कि अपने आप हैसियत देखिए पहले। देखिए ये एनडीए का मतलब एक ताकत। देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चुनाव को डील करते हैं, अपने सहयोगी दलों को डील करते हैं, भले ही छोटे सहयोगी दल हो, उनको भरोसे में लेकर चलते हैं और आखिरी में सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत आपसी सामंजस्य के साथ निपट जाता है। कल अमित शाह की नीतीश कुमार के साथ बैठक हो गई, बहुत स्पष्ट होगा उस बैठक के अंदर भाई नीतीश कुमार ने कह दिया कि चिराग पासवान को आप संभालिए, वो हमारे बस की बात नहीं, आप देखिए सीटों का करना है। अमित शाह जी ने कहा ठीक है चिराग पासवान को हम देख लेंगे, और बहुत स्पष्ट कर दिया कि कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं है, एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, सब मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये भी बता दिया कि भाई 100-102 सीटें पे दोनों मिल लड़ेंगे, 100-102 सीटें बीजेपी लेगी, 100-102 सीटें जेडीयू लेगी, बाकी जो 40 सीटें बचेंगी उसमें 20-22 सीटें वो दे देंगे चिराग पासवान को, 7 सीटें मांझी को दे देंगे, बाकी की 25 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। हालांकि कुछ सीटें उन्होंने रिजर्व में रखी है कि अगर मुकेश सहनी का महागठबंधन में सीट शेयरिंग में अगर समझौता नहीं होता है तो 11 तौर पर मुकेश सहनी को भी वो लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए के अंदर बहुत मैनेज किया हुआ है और आने वाले दिनों में वहां पर बहुत आराम से सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सर एक ब्रेक ले लेते हैं यहां पर। ब्रेक के बाद एक नेता ने मुझे कहा कि अमित शाह जी ने ये मैसेज सबको मिलकर दिया है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एनडीए के चुनाव के तौर पर लड़ा जाए। ये बिल्कुल क्लियर है सर, ये क्लियर है। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु और ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा हर चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत होती है, उनके लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होती है। और इस बार तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। सैम पित्रोदा ने कहा कि मैं पाकिस्तान गया और वहां मुझे बिल्कुल घर जैसा महसूस हुआ। कॉन्टेक्स्ट ये, सैम पित्रोदा जो हैं वो बात कर रहे थे विदेश नीति की, और उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विदेश नीति क्या है, हमारे जो आसपास के देश हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन उसके आगे उन्होंने ये कहा कि मैं तो पाकिस्तान जाता हूं, मुझे वहां बिल्कुल घर जैसा महसूस होता है, सब अपनों जैसे लगते हैं। सुनिए आप उनकी बात। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbor? I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home.
I've been to Bangladesh. I've been to Nepal. And I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. अब जब भी ऐसी कोई बात आती है तो लोग कहते हैं कि सैम पित्रोदा दरअसल एक स्लीपिंग एजेंट हैं, स्लीपर सेल हैं, बीजेपी के स्लीपर सेल के पार्ट हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब इस बयान का मतलब आप समझिए, मैं इनकी इंटेंशन की बात तो अलग है, लेकिन क्या मतलब था ये बात कहने का? ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, वहां रोज आतंकवादी आपको धमकी देता है, डेली, अभी भी वो खुलकर वहां आतंकवादी क्लेम कर रहे हैं कि मसूद अजहर जब आया तो उसके बाद उन्होंने बालाकोट से मुंबई और दिल्ली का हमला कराया। वो कहते हैं हम तुम्हारे डैमों पर हमला करेंगे, तुम्हारी नदियों पर कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। खुलेआम वहां तकरीरें हो रही हैं। वहां का फील्ड मार्शल कहता है हिंदू मुसलमान अलग अलग लोग हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये वो पाकिस्तान है। अब किस जमाने की बात कर रहे थे सैम पित्रोदा ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कही तो बात आज है। वो कह रहे हैं मुझे पाकिस्तान में एट होम लगता है। और अब उनके इस बयान का कैसा इस्तेमाल होगा ये तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले सर कुछ कहेंगे? पित्रोदा जी आ गए, चुनाव में मतलब चुनाव शुरू हो गया सर, वो आ गए। वो एक मित्र थे हमारे, वो कहा करते थे कि मैं दुश्मन अलग से रखता ही नहीं, दोस्ती काफ़ी है। अब इसका क्या इस्तेमाल होगा कि ज़रूरत ही नहीं ना। पित्रोदा साहब जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो घर जैसा फील करते हैं, उन्होंने बांग्लादेश का भी नाम लिया, हिंदुस्तान पर कोई चर्चा उन्होंने की नहीं, टिप्पणी नहीं की। और आपको याद हो कि पिछले 2 साल में राहुल गांधी जब भी विवादों में फंसे, उसमें एक बड़ी वजह सैम पित्रोदा साहब रहे। एक तो वो ओवरसीज कांग्रेस के वो है, मुखिया हैं, और राहुल जी जब भी विदेश जाते हैं तब वहां पर कोई ना कोई विदेश में इनको विवादित लोगों से मिलवाने वाले भी वही हैं। तो वो हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि सैम पित्रोदा साहब ने किस मतलब जो पहले बात शुरू की है कि ठीक है पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की जरूरत है, आज की तारीख में तो उसकी भी जरूरत अभी नहीं लग रही। अभी तो यह है कि पहले रिश्ते समझाने की जरूरत है पड़ोसी देशों में भी। पाकिस्तान का यदि वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान मुझे घर जैसा लगता है आज के माहौल में, एग्जैक्टली एक तो इसकी आवश्यकता ही मुझे नहीं समझ में आती कि क्यों आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं, क्यों जिक्र कर रहे हैं, और इसका आप कह रहे हैं कि कैसे इस्तेमाल होगा। ये तो इस्तेमाल अपने आप हो गया ना, उन्होंने बोल दिया, इसके बाद क्या है। और फिर आप जो लोग कह रहे हैं ये बात कि भाई बीजेपी के स्लीपर सेल है पित्रोदा साहब कांग्रेस में, तो कोई गलत तो नहीं कहते होंगे। ये वैसे ही हो गया जो अभी मैंने बताया था, एक दर्शक ने कहा था कि भाई कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल तो नहीं गई है। एक बार फिर से ये स्टेटमेंट मैं आपको सुना देता हूं। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुझे हमेशा घर जैसा महसूस हुआ। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbor? I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा फेल्ट एट होम व्हेन आई वेंट टू पाकिस्तान। वो अखंड भारत जैसा महसूस करते हैं शायद। लेकिन भारत से उनको इतनी समस्या है कि भारत में वो रहते नहीं है, और पहला अवसर पाते ही नेता प्रतिपक्ष भी भारत छोड़ देते हैं। और ऐसे में जब उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश अच्छा लगता है तो फिर एजेंडा कहाँ का चलेगा कांग्रेस में? कांग्रेस के लोग कहां से किसके आधार पर बात करेंगे? और फिर जब वहां के लोग, वहां के नेता, वहां के क्रिकेटर, वहां के सेलिब्रिटी वो कहते हैं कि राहुल जी होते तो कितना अच्छा होता, तो फिर वो भी बात सामने आ जाती है। तो मुझे लगता है कि पित्रोदा जी जो कह रहे हैं वो शायद कांग्रेस की आज की जो कांग्रेस है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं, राहुल कांग्रेस है, राहुल कांग्रेस के थॉट प्रोसेस का हिस्सा है। वो डिजाइन हो चुका है, वो ऐसे ही सोचते हैं। वरना इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश में घर जैसा अनुभव होना, जब देश एक तरह से कहें कि विदेश की धरती पर जाकर उन्होंने देश के लिए क्या कहा कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है। अब अगर किसी को पाकिस्तान और बांग्लादेश में अच्छा लग रहा है और भारत में लोकतंत्र समाप्त लग रहा है, तो आप जरा सोच लीजिए उस पार्टी की नीति क्या है, रीति क्या है, और उसको चलाने वाले कैसे सोचते देखते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, वो बोलते हुए कुछ नहीं सोचते क्या? पॉलिटिकल आदमी है ना, ये ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा साहब तो राहुल कांग्रेस के मेंबर्स नहीं है, वो तो राजीव गांधी के साथ के लोग। आप लोग बार बार इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। जैसे अभी विजय जी भी कह रहे थे कि राहुल जी को फंसा देते हैं। दरअसल पित्रोदा साहब जो है वो राहुल जी जो चाहते हैं वही तो करते हैं ना। क्या पित्रोदा साहब कहते होंगे नहीं नहीं आओ चलो तुम यहां ये बोल दो? ऐसा नहीं है।
राहुल जी कहते हो कि ये करना है, वो तो ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं, उनकी बात को और अच्छे से मजबूती से कह रहे हैं। देश में यहां राहुल जी कहते हैं, उसका विदेश में ले जाकर वो इल्हान उमर से लेके सबसे मिलवाते हैं। जैसा एजेंडा राहुल कांग्रेस में राहुल को चाहिए, उसको राहुल के पिताजी के दोस्त, उनके मेंटोर, वो पूरा। ये कोई गलती नहीं है इनकी, गलत मतलब वो अपनी तरफ से उन्होंने कोई गलती नहीं की है। गलत होता तो भारत में ये वाले ऐसे दिखते हैं, ये वाले ऐसे दिखते हैं, ये वाले ऐसे दिखते हैं, भारत को तो अलग अलग हिस्से में बांट दिया, उसके बाद कहे कि ये अब नहीं है ओवरसीज कांग्रेस में। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ फिर हो गए। तो इसका मतलब सब डिजाइन का हिस्सा है। देश को चाहे बांटने के, विभाजित करने के तरीकों की बात हो, चाहे भारत को कमतर दिखाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश का महिमा मंडन करने की बात हो, तो वो तो वही कर रहे हैं जो राहुल जी चाहते हैं। गजब है। लेकिन सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जी स्लिप ऑफ टंग जैसे लोगों में से नहीं है। हाँ, ये वो बड़े क्लियर थॉट के साथ बोल रहे हैं इस बात को। नहीं, राहुल जी के गुरु हैं। अच्छा, अब ये बात अभी इन्होंने सही कही कि अभी शाहिद अफरीदी जैसा एंटी इंडिया हेटर वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी जैसा आदमी होना चाहिए भारत में नेता, तब हमारे रिश्ते ठीक होंगे। और ये कह रहे हैं पाकिस्तान में हमको घर जैसा लगता है। तो लोग जोड़ेंगे ना दोनों बातों को। मतलब पाकिस्तान में लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी आएंगे तो देश ठीक रहेंगे। देखिए, सत्यनारायण गंगाराम जी को तो ये शब्द बोलते वक्त, इस तरह से बयान देते वक्त ना चेहरे पे शिकन आ रही थी, ना उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। और किन लोगों को पाकिस्तान में घर जैसा लगता है ना, उन्हीं आतंकवादियों को, अपराधियों को पाकिस्तान में घर जैसा लगता है, जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं और पाकिस्तान में जाकर शरण पाते हैं। 1992 में बम्बई बम ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान जाकर कह दिया था कि मैं अपने घर आ गया हूँ, आई फील एट होम। छोटा शकील को घर जैसा लगता है। कांधार हाईजैक करने वाले अपहरणकर्ताओं को पाकिस्तान में जाके लगता है कि हम अपने घर लौटकर आ गए हैं। तो जितने भारत विरोधी तत्व है, जितने भारत को अराजक देखना चाहते हैं, जितने भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करना चाहते हैं, जितने लोग भारत को टुकड़ों में बंटना देखना चाहते हैं, उन सभी लोगों को पाकिस्तान में जाकर फील एट होम की भावनाएं उत्पन्न होती है। तो क्या सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा की भी वही भावना है? और उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया, उन्होंने श्रीलंका का जिक्र किया, उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन कहीं उन्होंने भारत का जिक्र नहीं किया कि नहीं, मैं भारत से भी बहुत प्यार करता हूं। आपको ठीक है, आपको ये कहना है कि भाई पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे होना चाहिए, आप वो कह सकते हो, लेकिन ये कह देना कि पाकिस्तान में जाकर मुझे घर जैसा महसूस होता है। जिस पाकिस्तान ने भारत में अभी तो आतंकवादी हमला किया था, अभी तो चल रहा है। अभी आपको पता है कि किस तरीके से देश के अंदर स्थिति उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ कितना माहौल देश के अंदर है। तो क्या आप इस देश की जनता को बताना चाहते हो कि भाई मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पाकिस्तान से ज्यादा प्यार करता हूं भारत की तुलना में? मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इससे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए और कांग्रेस को ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकाल देना चाहिए। अभी कांग्रेस कहेगी हमारे विचार नहीं है, नहीं, विचार कांग्रेस वो तो विदेश नीति पर बोल रहे थे। अब ऐसा नहीं, अब तो सेम पेपर के जो विचार है वही विचार लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि आपके जो कितने करीबी रहे, आपके पिता के जो इतने करीबी रहे, क्या वो व्यक्ति कांग्रेस को स्वीकार है, उसके बयान कांग्रेस को स्वीकार है? ये व्यक्ति अगर राहुल गांधी के बाकी राजनीतिक गुरु हैं तो फिर तो क्या कहें कि मतलब नहीं, अगर क्या पॉलिटिकल सोच है? अगर नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल गुरु नहीं है, वो दाई जैसे हैं, बच्चे को जो पालती है ना, तो राहुल जी के मेंटोर हैं, गुरु हैं, दाई जैसे हैं। तो इसलिए समझिए वो सब कुछ उन्हीं का समझा। बीजेपी आज एक और नई बात निकाल के आई। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है एक्स पर और उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकवादी यासीन मलिक, जो इस वक्त आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, इस पर भारत के एक वायुसेना अधिकारी की हत्या का आरोप है। इसने 25 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया है अपने बचाव में, और उसमें इसने ये बताया है, वो डॉक्यूमेंट है कि 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 का मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद से मिला था। आगे सुनिए, यह मुलाकात इसकी स्वतंत्र पहल नहीं थी, मतलब खुद से जाकर नहीं मिला था, बल्कि वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों के कहने पर एक गुप्त शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनकर इसने हाफिज सईद से मुलाकात की। 2006 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मुलाकात के बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से इसे धन्यवाद दिया और इसके प्रति आभार जताया। अब बीजेपी कह रही है कि अगर यह दावा सच है तो ये यूपीए सरकार के जो क्या सिक्योरिटी पॉलिसी थी, पाकिस्तान पॉलिसी थी, उस पर यह बात जो है वो होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि वो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो भी मैं आपके लिए निकाल करके पढ़ दूं, लेकिन ये आरोप जो अमित मालवीय लगा रहे हैं ये बहुत ही गंभीर आरोप है। ये एफिडेविट उन्होंने एक पोस्ट किया है, मैं उसकी कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ देता हूं। व्हेन आई रिटर्न टू न्यू दिल्ली फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेशल डायरेक्टर नाम नहीं पड़ता, एज पार्ट ऑफ द डीब्रीफिंग एक्सरसाइज मेट मी इन द होटल एंड रिक्वेस्टेड मी टू इमीडिएटली ब्रीफ द प्राइम मिनिस्टर।
I met the Prime Minister Manmohan Singh the same evening when National Security Advisor was also present. I briefed him on my meetings and appraised him on the possibilities, where he conveyed his gratitude for me, for my efforts, time, patience and dedication. But as luck would have it, this meeting of mine with Hafiz Saeed and other militant leaders of Pakistan, which was initiated and executed only on the request of Special Director IB, were portrayed in a different context against me. अगर आपने कॉन्टेक्स्ट मिस किया तो मैं फिर वो आदमी अपने एफिडेविट में कह रहा है, यासीन मलिक, कि मैं जब वापस लौटा पाकिस्तान से, मेरी डीब्रीफिंग हुई और मुझे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कहा गया, मैं प्रधानमंत्री से उसी शाम मिला और प्रधानमंत्री ने ही कन्वेड हिज ग्रैटिट्यूड, प्रधानमंत्री ने मुझे धन्यवाद दिया मेरे इस एफर्ट के लिए, मेरे समय के लिए, मेरी पेशेंस के लिए और मेरी डेडिकेशन के लिए। वो कह रहा है मैं आईबी के कहने पर हाफिज सईद से मिला था और उसके 2 साल के बाद 2008 में मुंबई का हमला कराया हाफिज सईद ने, जिसमें 250 लोग मारे गए। कैसी कैसी परतें खुल रही हैं ये त्रिपाठी जी? देखिए, ये सचमुच हमारे लिए बड़ी शर्म की भी बात है और चिंता की भी बात है। जिस पन्ने का आप 5वां पॉइंट पढ़ रहे हैं उसी में दूसरा पॉइंट भी है कि सब कुछ जो कुछ हुआ, पूरी एक तरह से कहें कि पाकिस्तान के साथ जो विदेश नीति है वो सौंप दी गई थी किसको? इन आतंकवादी महोदय को। आतंकवादी जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिले, आतंकवादी जाके हाफिज सईद और दूसरे आतंकवादियों से मिले और वो भारत के साथ शांति करा दे। कितने असहाय, निरीह, कमजोर। और वो हम कहते हैं कि वो युग याद क्यों रखा जाना चाहिए? वो वही युग था। अब इसके बाद मतलब वो शब्द मुझे बार बार पीड़ा भी देता है। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ा उस पर ऐतराज जताया था जब नवाज शरीफ ने कह दिया था देहाती औरत हमारे प्रधानमंत्री को। बहुत दुख की बात थी। लेकिन सोचिए जरा आप, अगर आतंकवादियों के जरिए, अलगाववादियों के जरिए, ऐसा संगठन चलाने वालों के जरिए आप अपनी फॉरेन पॉलिसी तय कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ रिश्ते तय कर रहे हैं, मिलिटेंट्स को आप पीस के रास्ते पर लाने की बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि देश उस वक्त कैसे हाथों में था और किस तरह से चल रहा था। ये खतरनाक है। देश के जिसको सोवरेंटी कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं, उसके साथ कंप्रोमाइज था जो यूपीए शासनकाल में हुआ। अगर ये जो हलफनामा सामने दिख रहा है ये कोर्ट में दाखिल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उनको भी पता है कि जो कुछ हम कह रहे हैं इसको कल लोग फैक्ट चेक भी करेंगे, इसके रिकॉर्ड भी निकलेंगे, क्योंकि बाकायदा आईबी डायरेक्टर का नाम है, यानी उस वक्त वहां उसी का प्रभाव। बीजेपी का नेता ने और अमित मालवीय ने, तो अमित मालवीय के पास बड़ी जिम्मेदारी है पूरी सोशल मीडिया की, उन्होंने इसको पोस्ट किया है। इसमें 2 बातें सर मेरी समझ में नहीं आई। बैक चैनल टॉक्स बुरे से बुरे वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच होती रही हैं, आजकल शायद ना होती हो, लेकिन ट्रैक 2 डायलॉग जिसको कहते हैं, हो सकता है देशों में होती रहती है। उसमें सिविल, उसमें कुछ पत्रकार होते हैं, कोई एनजीओ चलाने वाले, कोई भी लोग, रिटायर्ड अफसर, मतलब ये भाई जिनके जो लोग वहां कुछ लोगों को जानते हैं, भाई हम सीधे सीधे बात नहीं कर सकते तो आप लोग पीछे से बात करते रहिए, धीरे धीरे क्या पता संबंधों में कोई ऐसी बात हो जाए कि जिससे संबंध ठीक हो जाए। ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन उसमें किसकी मदद लेंगे आप? भाई आप विजय जी से कहें कि विजय जी आप पाकिस्तान में कुछ लोगों को जानते होंगे, आप जरा फोन लगा के देखिए इस मुद्दे पर क्या चल रहा है पाकिस्तान में। ये होती है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। आप यासीन मलिक को बोलेंगे, वो हत्यारा है। हार्ट टॉक बीबीसी का इंटरव्यू निकालिए, आप गूगल कीजिए, यासीन मलिक हार्ट टॉक बीबीसी इंटरव्यू। इंटरव्यूअर पूछता है डिड यू किल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर? का जवाब सुनिए आप। वो कबूल करता है कि हां मैंने मारा है। वो व्यक्ति हमारी डिप्लोमेसी का पार्ट है। और फिर आप वहां किससे मिल रहे हो? आप वहां के प्रधानमंत्री से मिलो, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मिलो, आप हाफिज सईद से मिलेंगे। 2006 में आप हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा बनाया कब? भारत सरकार को नहीं मालूम था कि हाफिज सईद लश्कर तैयबा वाला हाफिज सईद है, वो आतंकवादी है, उससे मिलो जाके। सर ये तो नहीं, उसमें भी दूसरी बात है। यासीन मलिक को यहाँ पर हम आतंकवादी के तौर पर देख रहे, एक ज़माने में हम लोग उसको सेपरेटिस्ट लीडर के तौर पर देख रहे थे और उसका बैक ट्रैक चैनल पे बहुत काम में लिया गया। लेकिन हाफिज सईद से मुलाकात करके क्या कर सकते हैं?
यदि मैं ये मानता कि यासीन मलिक को पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग जो इस रिलेशनशिप में कुछ बेहतर कर सकते हैं या कुछ काम कर सकते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता। क्योंकि मुझे याद आता कि जब हाफिज़ सईद ये यासीन मलिक यहाँ भी आते थे, पाकिस्तान एम्बेसी के उसमें भी वो कई कार्यक्रमों में आए, तो सरकार के लोग, डिप्लोमेसी के लोग वहाँ पर रहते थे। और ये यासीन मलिक को पहले की सरकार उनको सेपरेटिस्ट लीडर के तौर पर देखती थी, आतंकवादी के तौर पर नहीं देखती थी। जब उन्होंने छोड़ दिया, एक बार में हार्डकोर वो माने जाते थे, लेकिन हाफिज़ सईद से मुलाकात, क्योंकि हाफिज़ सईद से जो हमारी दुश्मनी जग जाहिर है या जिस तरह से उसने हमारा नुकसान किया है, उस बात को लेकर मुझे हैरानी है। और उन्होंने तो आईबी का जिक्र भी किया, जिस तरह से बात हुई है, किस तरह, अब ये तो सरकार जवाब देगी या कांग्रेस जवाब देगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये होता रहता है कि ट्रैक टू जो डिप्लोमेसी है उसके हिस्से में बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आई बात कि यासीन मलिक की हाफिज़ सईद से मुलाकात कैसे हो। नहीं, यासीन मलिक का ये है ना कि यासीन मलिक को तो गवर्नमेंट ने वीज़ा भी दे रखा था, इंटरनेशनल वीज़ा उसको दे रखा था, और वो एक वक्त हाई फ्लाइंग आदमी था, वो ऐसा नहीं है। सही है, वो तो ये सरकार आई है तो इसको जेल में डाला गया है, नहीं तो ये बेल पे ही रहता था। तो सच्चाई तो उसकी यही थी ना सर, जेल में लाया कि सच्चाई थी उसको तो मनमोहन की सरकार ने महिमा मंडन करके रखा था। और वो बात करने जाएगा तो भारत के हित की बात करेगा, वो क्या जम्मू कश्मीर के हित की बात करेगा? वो तो वहां जाकर बात करेगा कि भाई जम्मू कश्मीर को कैसे अलग किया जाए, वहां से कैसे अलग देश के रूप में बनाया जाए। यासीन मलिक का इतिहास तो वही रहा है। तो मुझे लग रहा है कि और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो बयान देखिए कि यासीन मलिक से कहते हैं कि आपकी धैर्य, आपके समर्पण की मैं प्रशंसा करता हूं। मतलब सरकार इतनी कमजोर थी कि यासीन मलिक, भाई आपके पास एनएस है, आपके पास सेना के लोग होते हैं, आपके पास ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आपके पास अपना रॉ के अधिकारी होते हैं जो बैकडोर बातचीत करते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था, मुझे अगर ठीक ध्यान में आ रहा है तो यासीन मलिक की पत्नी अभी भी पाकिस्तान में, यासीन मलिक की पत्नी पाकिस्तानी है, वो वहां पर बैठ करके भारत के खिलाफ जहर उगलती है, बाकायदा कैंपेन वो चलाती है। यासीन मलिक अलगाववादी नेता के तौर पर ही चित्रित होता था। विजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसकी जो गतिविधियां थी और पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत वो पहले भी गिरफ्तार हुआ। अगर वो गड़बड़ नहीं था तो आपकी सरकारों में क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई हुई? यूपीए की सरकार के समय में भी कार्रवाई होती थी, लेकिन उसी से आप बैक ट्रैक या कहें कि बैक चैनल डिप्लोमेसी करा रहे हैं। और ये ठीक बात है, हाफिज सईद से कौन सी डिप्लोमेसी होगी वो, और उसमें वो आगे कह रहा है कि मुझे धोखा दिया इन लोगों ने। मतलब वो हमारी सोवरेन गवर्नमेंट पर आरोप लगा यूज किया आपने एक तरह से। तो अब अगर यहां तक कोई और अगर इस तरह की डिप्लोमेसी चल रही थी तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कश्मीर कभी सुधरता? वो बेसिकली ये कह रहा है कि हत्या के लिए तो ये लोग मुझे माफ कर चुके थे, मेरा तो ये काम, मुझसे तो ये काम लेते थे। नहीं, यही किया ही गया। यानी आपको कश्मीरियों की हत्या, कश्मीरियों को मारने वाले से आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपने उस हत्यारे, उस आतंकवादी का उपयोग जाने किन किन चीजों के लिए किया। और अगर जाने किन किन कहते हैं शांति नहीं हो सकती थी, सिर्फ कुछ क्षण के लिए अपनी छवि खरीदने के लिए उस सरकार में यह काम किया गया, इसको यूं भी कह सकते हैं। अब आपको कुछ और बड़ा अपडेट मैं दे देता हूं। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील एक बार फिर से बातचीत की मेज पर आ चुकी है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर, इस वक्त वो यूके में हैं, वहां से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर तारीफ की। फिर उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी थी, ये बात भी उन्होंने वहां पर बताई। भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है और उसके 40 दिन बाद मोदी और ट्रंप के बीच ये पहली बातचीत हुई थी। अब उनका फिर एक बार मोदी की तारीफ करना, और इसमें एक और अपडेट आपको मैं दे देता हूं, अगली खबर भी लगा दीजिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। वी अनंत नागेश्वरन ने, इन्होंने कल मुंबई में एक कार्यक्रम में एक बड़ा दावा किया। इन्होंने कहा 8 से 10 हफ्ते के अंदर ये जो 25% की पेनल्टी हम पे लगी है रूस से तेल खरीदने वाली, वो हट जाएगी। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि इसके अलावा जो वो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था, वो भी उनका अनुमान है कि ये 10 से 15% पर आ जाना चाहिए। मतलब इस वक्त जो आपके ऊपर, हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा हुआ है इंडियन एक्सपोर्ट पर यूएस को, तो वो उनका कहना है 30 नवंबर के आसपास अब ये 10-15% के करीब रह जाएगा। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है। ऐसा क्या हो रहा है दोनों देशों के बीच में बातचीत में, इसकी बात करेंगे। आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनाता हूं। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have.
अरे तारीफ ऐसे तो अब ना ट्रंप की नाराजगी ना ट्रंप की तारीफ का कोई मतलब नहीं है। ये पल में तोशा, क्या सर, पल में माशा, वैसा वाला मामला इनका हो गया है। नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। आप सोचिए, इन सबको जोड़ के लिंक करके देखिए, ये ऐसा नहीं है वी नागेश्वर जो कह रहे हैं वो ट्रंप साहब नहीं है। हाँ, वो तो किसी बेसिस पर कह रहे हैं, किसी बेसिस पे कह रहे हैं। और इससे पहले हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर ने पीयूष गोयल ने भी इस बात का जिक्र किया, और हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये पेनल्टी तो हटी जाएगी। एक तो इसको और जोड़ के देखें आगे, तो ट्रंप की भारत के विजिट के साथ देख लिए, ट्रंप की भारत की विजिट बिना वो पेनल्टी हटाए तो मुमकिन ही नहीं है। और वो विजिट हो रही है नवंबर तक में, तो वो हो जाएगा। दूसरा, भारत ने भी ये मैसेज दिया कि जो जिससे ट्रंप साहब नाराज हैं, जो टैरिफ हम लोगों ने लगा रखा है अमेरिका के लिए, उसमें भी कुछ रियायत की जा सकती है। तो वो दोनों मिलाकर नागेश्वरन जी जो कह रहे हैं ना, वो 25 में जो कम हो जाएगी। पेनल्टी तो 100% हटनी है, इसमें मुझे कोई वो नहीं लगती, लेकिन जो 25% टैरिफ है उसको कम करने का मतलब है कि हमारी ट्रेड डील में भारत की तरफ से भी कुछ रियायतें हो सकती हैं, जिसका जवाब अमेरिका तो मतलब आप मान रहे हैं कि 2 महीने के अंदर कोई अच्छी खबर आएगी इस पर? मुझे लगता है। ये देखिए, ये बड़ी बात है। आइए अब वक्फ कानून की बात कर लेते हैं। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले आने के बाद भी मुस्लिम संगठन पूरी तरीके से खुश नहीं है। वक्फ कानून के खिलाफ मौलानाओं ने नए सिरे से अब विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मस्जिदों से लेकर सड़क तक मुस्लिम संगठन एक बार फिर वक्फ कानून के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं और लोगों से आगे आने के लिए कह भी रहे हैं। आज फ्राइडे है, जुम्मे की नमाज होती है, और आज भी कई जगहों पर वक्फ कानून के खिलाफ मस्जिदों में तकरीरें होने की खबर है। जुम्मे की नमाज के बाद होने वाले खुतबों में मुसलमानों को वक्फ की अहमियत के बारे में बताया जा रहा है। वक्फ की बहाली को लेकर दुआएं की जा रही हैं, और 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंदिर पर धरना भी दिया जाएगा। यह धरना कम से कम 2-3 घंटे का होगा, और इसके बाद गिरफ्तारियां भी दी जाएंगी। ये सारी तैयारी की गई है। इसके बाद 16 नवंबर को मुस्लिम संगठनों की तरफ से दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक बड़ी विरोध रैली आयोजित करने का ऐलान किया गया। अब ये इस बात को समझिए, ये कब हो रहा है। ये वक्फ का कानून पास हुआ, उससे बहुत पहले से इसका विरोध हो रहा था। अलग अलग शहरों में जलसे हो रहे थे। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद जैसी बहुत सारे मुस्लिम संगठन थे, सब इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर, इसके कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई। उस बात को भी महीनों बीत गए। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक इंटरिम आदेश पारित किया है, और उसमें उन्होंने इस बिल पर, एक्ट पर पूरी तरीके से रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ प्रावधानों पर लेकिन हम फिलहाल रोक लगा रहे हैं। और वो प्रावधान उस दिन जब ये फैसला आया था, तो जो वक्फ के खिलाफ, वक्फ इस कानून के खिलाफ जो लोग खड़े थे अदालत में, वो भी बाहर निकल के कह रहे थे कि हमारे पक्ष में है, ये वर्डिक्ट हमारे पक्ष में है। उस वक्त ये बताया जा रहा था। और अब देश भर में फिर से एक आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। इस पर एक सीनियर मुस्लिम धर्मगुरु का बयान है, वो आपको सुनना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क के मुसलमानों से ये अपील की है कि आज जुमे को यौम दुआ के तौर पे मनाएं, और जुमे की नमाज़ों में अपने खुतबे में वक्फ की अहमियत और जो नया वक्फ कानून आया है वो क्यों कर हम लोगों को कबूल नहीं है। और इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कानूनी रास्ते इख्तियार कर रही है, इससे लोग आवाम को वाकिफ़ कराया जाए, और नमाज के बाद इस बात की दुआएं की जाएं, जैसे कि आपने देखा कि आज लखनऊ में और मुल्क के मुख्तलिफ़ मसाजिद में हो रही हैं, कि अल्लाह ताला हम लोग के औक़ाफ़ की हिफाजत फरमाए, और इस नए कानून में जो हम लोगों के एतराज़ात हैं उसकी तरफ हुकूमत भी तवज्जो दे, और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें कामयाबी हासिल हो। तो वक्फ को लेकर अब एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार क्यों ऐसा हो रहा है? वक्फ बाय यूजर जो पहले था वो वैसा रहेगा, आगे के लिए खत्म हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी मांग थी कि 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम साबित हुए बगैर वक्फ नहीं कर सकते, उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। जो जिला अधिकारी को डीएम को अधिकार दिए गए थे, उस पर भी ऐतराज हो रहा था, उसको भी खत्म कर दिया। फिर क्या चाहते हैं? अब क्या पूरा कानून जब तक रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन करना है, ये तैयारी है? तो फिर इसे क्या कहा जाएगा, हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, मैं उस दिन भी कह रहा था और फिर से कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय संतुलन साधने की बजाय सीधे सीधे स्पष्टता करता तो ज़्यादा अच्छा होता। वो अब उम्मीद से हो गए हैं। उनको लग रहा है कि ठीक है भाई, अगर सर्वोच्च न्यायालय यहाँ तक आ गया है तो थोड़ा हम और दबाव बना सकते हैं। लेकिन मुसलमानों को अपने बीच में सवाल पूछना चाहिए
कि उन संपत्तियों पे जो करोड़ों की संपत्तियां हैं उन पे काबिज कौन है, क्या उसका लाभ किसी गरीब को मिल पा रहा है, वो जिन जगहों पर सरकारी या निजी संपत्ति पर कब्जा करते हैं उससे क्या सचमुच मुसलमानों को कोई लाभ होता है, क्या उसको देशज भाषा में कहें तो अल्लाह के बंदों को कोई लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो जो मुल्ला मौलाना है वो वहां बैठे हुए हैं। तो ये सवाल उनको पूछना चाहिए, लेकिन ये सवाल नहीं पूछ रहे। वो उनके पीछे तख्ती लेकर हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़कर और शुक्रवार को फतवा जारी हो जाएगा। मुझे लगता है कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर आने की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी आपकी बात सुनी है, सर्वोच्च न्यायालय में आप कुछ और तथ्य तर्क लेकर जाइए, लेकिन क्या वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जे का यह खेल और गरीब मुसलमान के अधिकारों को छीनने का यह खेल अमीर मुल्ला मौलाना और सरकारों के साथ बैठे मुसलमान वो करते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। ये तो अब क्या एक बार आपको फिर लग रहा है वो जो हमने पहले तस्वीरें देखी थी कि आंदोलन प्रदर्शन जगह जगह बड़े बड़े जलसे, अब जंतर मंतर, फिर रामलीला मैदान 100% होगा, ये ठीक वही है। और देखिए हमें उदाहरण दिखा है ना, अब सरकार भले नहीं मान रही है, लेकिन शाहबानो सरकार ने किया था तो अभी उनको सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद जग गई है। उनको लग रहा है कि शायद कुछ और हो जाए तो हमारे लिए कुछ और रास्ता निकल जाए, और कई बार लगता है कि ऐसा होता हुआ दिखता भी है। आपने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आपको बैलेंसिंग ऑर्डर लग रहा है ये, ठीक है। समीर जी, अब इसके बाद क्या कहेंगे? मतलब लगा था कि कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के शेर को बकरी बना के भेज दिया, सारे अधिकार छीन लिए कि भाई आप कलेक्टर डिसाइड नहीं कर सकता, उसके अंदर 5 साल का प्रैक्टिशन लॉ का खत्म कर दिया, जो डिस्प्यूटेड मामला उस पर तय नहीं कर सकता केंद्र सरकार फिलहाल उस मामले को लेकर, यह भी तय कर दिया कि भाई राज्यों में 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे, केंद्र में 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। ये भी कह दिया कि भाई यह संभावना पूरी बनी रहे कि CEO जो बने वो मुस्लिम भी बने। तमाम तरह के फैसले, 6 से ज़्यादा फैसले मुस्लिम संगठनों के हित में अगर सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, उसके बाद भी यह कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से पूरी तरीके से, मुझे लगता है कि 70% मुस्लिम कम्युनिटी के हित में फैसला दिया है। बड़ी बातें माननी है भाई, उसमें सारी बड़ी बातें माननी है जो केंद्र सरकार चाहती थी, उन सारे प्रावधानों पर उन्होंने रोक लगा दी है। और बाहर निकलने के बाद कपिल सिब्बल इसकी तारीफ करते हैं, अभिषेक मनु संघवी इसकी तारीफ करते हैं, मुस्लिम मौलाना इसकी तारीफ करते हैं कि हमें आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। और अचानक 24 घंटे बाद क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे थे, मुस्लिम के जो वकील बाहर आकर कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी और हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है, वो आज कह रहे हैं कि हम वापस सड़कों पर उतरेंगे। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर ये अराजक स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, फिर से अराजकता उत्पन्न करने बिल्कुल कोशिश की जा रही है। सर आप उसको कहेंगे तो आगे बढ़ जाओ। नहीं, आगे बढ़ सकते, क्योंकि पहले तो सब लोगों ने सपोर्ट ही किया था, और जैसे समीर जी ने भी कहा 70%, बल्कि बैलेंसिंग एक्ट नहीं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई जो कानून बनाया उसको पूरी तरह से तो रद्द नहीं कर सकती, बाकी जितना कर सकते थे वो कर दिया। अरे उसमें बड़े संशोधन, बल्कि सरकार के लिए फेसिंग मुझे थोड़ा सा इसमें मुश्किल लगी थी, फिर भी सरकार ने कहा कि ठीक है, उस पर उस वक्त जब किरण रिजिजू बाहर आए और उन्होंने, मतलब किरण रिजिजू से पहला रिएक्शन जो लिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो जिस तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर की, मुझे तो हैरानी हो रही थी कि खुश क्यों हो रहे हैं। वो एक उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मसले पर कभी कभी बैक करने में भी कोई मुश्किल नहीं है, सरकार को चाहिए कि भाई ठीक है व्यवस्था। और जितने मौलानाओं ने और जितने लोग थे जो इस पक्ष में थे, वक्त के खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे, सभी ने उसकी वो समर्थन किया था और स्वागत किया था। फिर अब आंदोलन किस बात का हो रहा है? और अभी अंतरिम आदेश है, यदि होगा तो देखी जाएगी उसके बाद क्या करना है क्या नहीं। आगे आपको एक योगी आदित्यनाथ की खबर में बताता हूं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वो GST रिफॉर्म की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये देश के लोगों के लिए मोदी का दिवाली तोहफा। आज तारीख क्या हो गई सर? आज हो गई 19 तारीख, 2 दिन बाद 22 तारीख से आपको घटी हुई दरों पर सामान मिलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि वो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा फायदा यूपी में होगा क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी यहां पर है। उन्होंने कहा कि GST से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, ज्यादा पैसा सरकारी खजाने में आ रहा है, इससे गरीबों के भले के लिए ज्यादा योजनाएं बनाने में हमें मदद मिल रही है, हम उन योजनाओं पर ज्यादा खर्च पर कर पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अब पैसे की कमी नहीं रहती है। और प्रधानमंत्री ने GST में जो रिफॉर्म किए हैं वो क्रांतिकारी हैं, क्योंकि इससे हर वर्ग को फायदा होगा, गरीब की रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, और दिवाली आ रही है, लोग खुलकर खरीदारी कर पाएंगे। इन रिफॉर्म से देश की अर्थव्यवस्था को कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा। ये बात उन्होंने कही है, ये बड़ी बात है। फिर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कोई टैक्स रिफॉर्म भर नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमी को नई ऊंचाई देने का अभियान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स यानी टैक्स रिबेट के बारे में जो चर्चा की थी और रिफॉर्म के बारे में जो चर्चा की थी, मात्र 20 दिन के अंदर
उसके परिणाम प्राप्त हो गए और अब वह 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। मुख्य रूप से यह अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के प्रति को दीपावली का गिफ्ट भी है। यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी। यानी रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है। तो अब जीएसटी रिफॉर्म पर क्योंकि 2 ही दिन का वक्त बाकी, अब जो उन्होंने ये आंकड़ा दिया ना कि इससे अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए जुड़ेंगे, ये बात वो कह रहे हैं। आप आज अखबारों में देखिए तो आपको कई जगह ये खबर छपी हुई मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यापार होगा एक तरीके से। इसकी वजह से सरकार ने टैक्स इसलिए कम किया कि लोग ज्यादा खर्चें। अब इस उम्मीद पर अभी आगे देखना होगा इसका अगले 2 महीनों के अंदर क्या असर होता है। यूपी को जरूर, ठीक है, इस यूपी की बड़ी आबादी है तो उनको इसका फायदा होगा। तो ये जो दिवाली है, एक चीज और बता दूं आपको, निर्मला सीतारमण जी ने एक अपील और की है। अर्थव्यवस्था की बातें ज्यादा जानते हैं त्रिपाठी जी। उनको ये अभी भी कहना पड़ रहा है कि जो क्या प्राइवेट सेक्टर है वो पैसा निकाले बाहर, वो पैसा इन्वेस्ट करे, जो काम नहीं हो रहा कहते हैं कुछ लोग काफी अरसे से। और फिर ये 2 लाख करोड़ जोड़ने की बात हो रही है। ये सचमुच बड़ा संकट है। पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने अपने कांधे पर इस पूरी अर्थव्यवस्था को खींचा है। आपको जो भी ग्रोथ दिख रही है वो उसकी वजह से है। जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था कंपनियों का, वो अभी भी नहीं हो रहा है। और इसीलिए बार बार निर्मला सीतारमण या सरकार की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि जब आप कह रहे थे पॉलिसी पैरालिसिस है, चलो तब आपने पैसे दूसरी जगह निवेश किए, कहीं और लगाए या उस पर बैठ गए, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो रेशियो होना चाहिए जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, वो रेशियो नहीं आ पाया है। उसके बावजूद ये 2 लाख करोड़ रुपए जुड़ जाएंगे, उसके बावजूद ये जुड़ेंगे। तो अब अगर जीएसटी रिफॉर्म के बाद ये कंपनियां अगर उसको लाती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था में, जिसको हम बार बार ये कह रहे हैं ना कि 6.5-7%, उससे ऊपर की ग्रोथ हो सकती है। और अगर ये आ जाए तो लगभग आधे से 1% की ग्रोथ बड़ी आसानी से और हासिल की जा सकती है। तो वो जो ट्रंप के माना जा रहा था 0.5-0.6% का जीडीपी का लॉस होगा टैरिफ की वजह से, वो तो इससे ऑफसेट हो जाएगा निश्चित तौर पर। इसमें कोई भ्रम नहीं। 2 लाख करोड़ के आंकड़े से आप सहमत हैं? नहीं, अभी ये आंकड़ा एग्जैक्ट तो बता पाना कठिन है। सरकार चूंकि कह रही है तो उन्होंने कैलकुलेट किया हो, क्योंकि उनके पास तो सारे नंबर्स होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो जो ये सीजन पूरा होता है यही आपको उस आंकड़े तक पहुंचा देगा। सर दिवाली है, दिवाली की वजह से जो मार्केट जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें काम आएगा। पूरे से पूरे वक्त में दिवाली पे खरीदारी होती है तो ये जब रिबेट हो गई है, छूट मिल गई है, तो जाहिर तौर पर कि दिवाली पर उसका सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। सरकार की मंशा भी वही होती है कि सर्कुलेशन में पैसा रहे, उससे इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन जो निर्मला जी बात कर रही हैं, हर्ष जी शायद इसको ज़्यादा बेहतर बता सके, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर पैसा नहीं लगा रहे, वो तो निर्मला जी कह रही है। लेकिन सच क्या है, वो जो इंडस्ट्रीज है, जो बिजनेसमैन है, जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, वो बाहर पैसा लगा रहे हैं। ओडीआई और एफडीआई 0 हो गया हमारा इस समय। उसको ज़्यादा यदि समझा सकें तो वो हर्ष जी ज्यादा समझा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि जो इंडियन कॉर्पोरेट है, वो पैसा बाहर लगा रहा है, यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा। ये निर्मला जी कह रही है। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है समीर जी, ये राहुल गांधी ने जो जेनजी वाला अभी बयान दिया, पोस्ट किया, और लग रहा है कि वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं नौजवानों को। अबू आजमी का आपको एक स्टेटमेंट सुना रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी के नेता, ये तो और आगे निकल गया। अबू आजमी ने तो खुलकर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र की, ये खुलकर नौजवानों को सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज संविधान खतरे में है, अब कुर्बानी देनी होगी। सुनिए अबू आजमी को। हमारे नौजवानों को जो भविष्य है इस देश के अंदर, उनको आगे आना चाहिए और इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। आह्वान करता हूं कि उतरो और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ो। जब तक जुल्म के खिलाफ उतरोगे नहीं, और वही तो मैं फिर आह्वान ही करूंगा, डॉक्टर अपना क्या नाम था, मैं अभी देखिए, उन्होंने कहा ना कि डॉक्टर लोहिया साहब ने कहा ना कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़क सुनसान है, नौजवान उतरो सड़क पर, डिमांड करो। गांधी जी ने अंग्रेजों की हुकूमत में परमिशन नहीं मिलता था,
लेकिन आंदोलन करते थे गांधी जी। एक मुट्ठी नमक लेकर के उन्होंने नमक आंदोलन किया देश के अंदर, जेल भरो आंदोलन किया। कुर्बानी चाहिए देश को। अगर देश में कहीं गलत हो रहा है तो नौजवानों को देखना चाहिए। संविधान की कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो देश के लोगों को इसके खिलाफ उठ करके इस पे इंटरफेयर करना चाहिए, ये मेरी मांग है। तो ये अब नौजवानों की कुर्बानी देना चाहते हैं। अबू आजमी का इतिहास भी वही रहा है। इनका किस तरीके से दाऊद इब्राहिम से संबंध था, किस तरह से इनके ऊपर मुकदमे चले हैं, किस तरीके से देश तोड़ने वाली साजिशों के साथ अबू आजमी रहे, किस तरीके से बम्बई में जब ब्लास्ट हुआ था उस समय इन्होंने संजय दत्त के पक्ष में बयान दिया था कि उससे भूल हो गई थी, उसे माफ कर देना चाहिए। किस तरीके से मुसलमानों को भड़काने का काम अबू आजमी लंबे समय से करते रहे और इसलिए समाजवादी पार्टी के बहुत अखिलेश के करीबी रहे, मुलायम सिंह की करीबी रहे। लंबे समय से महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, विधायक है, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी का वहां पर नेतृत्व करते हैं। और ये राहुल गांधी जो कहना औरंगजेब प्रेमी, औरंगजेब के समय उन्होंने जो बयान दिया था तब इन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया था 1 वीक के लिए। मुझे लग रहा है कि अबू आजमी उसी राह पर चल रहे जो राहुल गांधी चाहते थे। राहुल गांधी का जो ट्वीट है उसका साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है कि अब इस तरीके से लोग, और राहुल गांधी का ट्वीट तो इन्हीं लोगों के लिए था ना कि जो देश को टुकड़ों में बंटना देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश में अराजक स्थिति हो, जो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो। जब भी महाराष्ट्र में दंगे हुए अबू आजमी ने कहा कि जनता तो अपने मुद्दों के सड़क पर उतरती है। अभी मराठा आंदोलन पर इनका जो बयान आया था कि अब ओबीसी के लोग सड़कों पर उतरे और मराठा कम्युनिटी को सबक सिखाए, तो ओबीसी और मराठाओं के बीच में जो युद्ध करवाना चाहता है अबू आजमी, वह अब देश को टुकड़ों में बंटने देखने के लिए इस तरह से युवाओं का आह्वान कर रहा है। मुझे लगा कि देवेंद्र फडणवीस को अब देखना चाहिए, अबू आजमी पर एक मामला दर्ज होना चाहिए। इस तरह का मामला मुझे लगता है कि विवेचना का विषय है। क्या यह देशद्रोह के दायरे में आता है, क्या देश में अराजकता उत्पन्न करने के दायरे में आता है, क्या देश में शांति भंग करने और महाराष्ट्र की जनता को सड़कों पर लाकर कोई उत्पात मचाने के दायरे में आता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, वरना राहुल गांधी के ट्वीट का असर अभी अबू आजमी पे हुआ है, कुछ और नेताओं पर भी होने वाला है। कुर्बानी देनी पड़ेगी, अब वक्त आ गया है, संविधान खतरे में है। देखिए, वैसे तो मैं इसका पक्षधर नहीं रहता हूं क्योंकि राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। कई लोग कहते हैं राहुल जी भी ऐसे हरकतें करते हैं, उनको भी जेल में डालना चाहिए कानून आपराधिक मामला दर्ज करके, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं होता क्योंकि राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। लेकिन इनको जेल में तो डाल ही देना चाहिए क्योंकि ये तो साफ साफ वो बात कह रहे हैं ना, इन्होंने कोई संकोच भी छोड़ दिया है। और एक बार जरा न्यायालय में इस पर चर्चा भी हो जाए, इस बहाने से थोड़ी चर्चा होगी ना कि जो जो ये सब चल रहा है, जो नौजवानों को लेकर, जनजीव को लेकर जो सब कुछ कहा जा रहा है। और वैसे अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी नतीजे पूरी तरह से आने हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव हैं उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत शानदार जीत हासिल करती हुई दिख रही है। कॉलेजेस में वो जीत चुकी है, मेन बॉडी का भी चुनाव है, तो वो भी तो नौजवान ही है ना, वो कौन है वो? तो अब सवाल ये कि आप हर जगह वहां भी राहुल गांधी जाके धरना वरना करें कि वोट चोरी हो गई, लेकिन इस तरह के बयान देने वाले कुछ लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। संदेश जाना जरूरी है क्योंकि ये बार बार नौजवानों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये कुछ चीजें पहले भी हुई हैं। अब इसी में एक बड़ी चर्चा जिसके देश में हुई, उस पर एक बड़ी खबर आई थी, उसकी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा हिंडनबर्ग, फिर मुझे उनके दोस्त याद आ जाते हैं, वो हिंडन नदी में हिंडनबर्ग को ढूंढ रहे थे, तो अच्छा उन्होंने भी खबर पढ़ ली होगी उन्होंने भी। कल सेबी ने अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए सारे आरोपों से बरी कर दिया। सेबी ने शेयरों की हेराफेरी करने, इनसाइडर ट्रेडिंग करने के आरोपों से अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि अडानी ग्रुप पर शेयर्स के मैनिपुलेशन के जो इल्जाम हिंडनबर्ग ने लगाए, उन्हें साबित करने का एक भी प्रमाण नहीं मिला, सारे आरोप निराधार पाए गए, इसलिए इस मामले में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी जाती है। सेबी से क्लीन चिट मिलने की बात गौतम अडानी ने इसे सच की जीत बताया और कहा कि उनकी कंपनियां शुरू से कह रही थी कि हिंडनबर्ग के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। आज सेबी की क्लीन चिट से यह बात साबित हो गई कि अब सवाल यह है कि राहुल गांधी चुप क्यों हैं। अच्छा, अडानी ने यह कहा कि जिन लोगों ने दुष्प्रचार किया था वो माफी मांगे। उद्योगपति नेताओं के नाम कभी नहीं लेते, लेकिन ये भी वो कह रहे हैं, तो ये भी मैं बड़ी बात मानता हूं। ये दबे शब्दों में यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, वरना उनको ये कहने की जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी तो माफी नहीं मांगने वाले, और कांग्रेस पार्टी जब किसी को कुछ नहीं समझती तो वो सेबी को क्या ही मानेगी, कहेंगे सेबी ने करवा लिया, सरकार ने सेबी से दिलवा दी क्लीन चिट। यही कहा गया है, यही कहा जाएगा। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट भी ले गया था मैटर को, सुप्रीम कोर्ट में भी तो कुछ नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से मामला खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, मुझे जहां तक याद है, इसकी जांच करने के लिए, और उसकी रिपोर्ट आ गई थी और उसके बाद कहा गया था कि कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, सेबी ने कह दिया, लेकिन अडानी को देश का दुश्मन बताया गया। अडानी ने देश की सरकार खरीद रखी है, ऐसा बताया गया। प्रधानमंत्री अडानी के कहने पे चलता है, ऐसा बताया गया।
और ये अडानी जो दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ भारत को उससे क्या लाभ होगा, इसकी भी चर्चा लेकिन कभी नहीं हो पाई। अब सर से पूछ लूँ एक बार, इकोनॉमिक मैटर्स समझते हैं, एक बार ये बता दें कि ये सेबी का ऑर्डर क्या रहा है, एक्चुअल चार्जेस क्या थे? देखिए 3-4 कंपनियों के जरिए फंड की रूटिंग की बात थी। वो अच्छा। कंपनियां अडानी की ही थी, अडानी ग्रुप की जुड़ी हुई कंपनियां थी, एडी कॉर्प थी, माइलस्टोन थी, रहवार इंफ्रास्ट्रक्चर थी। तो कहा गया था कि एक तरह से पैसों की हेराफेरी की गई। कुछ कंपनी के एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसे गए थे। अब इस पूरी रिपोर्ट में वो पैसे कब किस कंपनी से गए, लोन के तौर पर कौन से पैसे लिए गए, उसको इंटरेस्ट के साथ चुकाया गया या नहीं चुकाया गया, वो सब डिटेल में। और उसका जो ब्रीफ है उसकी आखिरी लाइन है, इन व्यू ऑफ द अबव द प्रोसीडिंग्स इन द मैटर वाज डिस्पोज्ड ऑफ अगेंस्ट द नोटिसी विदाउट एनी डायरेक्शन। यानी कुल मिला के वो पूरी तरह से उसमें पाक साफ क्लीन चिट मिली। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। अभी हम लोग बहुत जनजी और वो सब बात कर रहे हैं, रोजगार और उस सब की बात करते हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने जब अडानी का विवाद हुआ था तो उनका बयान मुझे याद आता है और मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में कुल जमा 5-6 कंपनियां ऐसी हैं जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को चला सकती हैं, टैकल कर सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं। उनमें अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर एक है। हम सब जानते हैं पोर्ट के मामले में अडानी का कोई जोड़ नहीं है, और वो पोर्ट की जो जमीन पहली बार मिली थी वो कांग्रेस की सरकार में मिली थी, वही 1 रुपया वाला जो कहा जाता है ना, उस पर मिली थी, क्योंकि वहां तो कुछ था नहीं। तो मुंद्रा पोर्ट जिस तरह से बनाया, देश के हर सरकार के साथ अडानी काम कर रहे हैं। बंगाल में भी बना रहे हैं, ममता जी की सरकार है, केरल में भी बना रहे हैं, कम्युनिस्टों की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में बना रहे थे, तेलंगाना में तो बाकायदा 100 करोड़ दिया एक फंडिंग के लिए, तो उसको मना कराया राहुल गांधी की तरफ से, रेवंत रेड्डी को बेचारे को मना करना पड़ा। अशोक गहलोत अपने यहां इन्वेस्टर समिट कराते हैं तो दीप प्रज्वलन अडानी से कराते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबको पता है कि गौतम अडानी और अडानी समूह देश में जो काम कर रहा है उसकी जरूरत है, और दुनिया का जो भी देश बड़ा हुआ है कंपनियों के बड़े होने से हुआ है। लेकिन जब यह आरोप लगाते हैं आप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप देश की उस ग्रोथ स्टोरी को रोकना चाहते हैं, बाधा बनना चाहते हैं। हिंडनबर्ग पहले सरेंडर कर गया, अब सेबी की रिपोर्ट क्लीन चिट दे रही है। सर ये बिल्कुल ठीक बात है। इसमें हिंडनबर्ग को लेकर अब तो मतलब जो लोग आरोप लगा रहे थे उनको भी आना चाहिए। देखिए लड़ाई लड़ने में ये है कि आपने मान लिया आरोप भी लगाए, कोई बात नहीं, आरोप लगाना राजनीतिक हिस्से, लेकिन यदि फैसले में गलत हो तो आपको भी उस पर आके कहना चाहिए कि हाँ हमें गलत समझ आया, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं बात को। इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं, क्योंकि लड़ाई लड़ रहे हैं और कुछ बातें होता है, सबको समझ में आती है नहीं आती है, तो उस पर आगे आकर आने से क्या होता है कि आपकी लड़ाई ज़्यादा मजबूत होती है कि कभी लड़ेंगे तो फिर इसकी बात होगी, नहीं तो यही होता रहेगा। और ये समझना चाहिए, एक कंट्राडिक्शन हम क्या करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि सरकार जो है ना बिजनेस में, इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाए, सरकार का काम है सरकार चलाना, और दूसरी तरफ जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, ये तो आजकल होने लग गया, पहले तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी कर रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट हाउसेज नहीं लगाते थे पैसा। बिल्कुल सर लड़ना किससे? एक नेता को दूसरे नेता से लड़ना है या एक उद्योगपति से लड़ना है? एक उद्योग जो देश का उद्योगपति है ना, वो कोई भी सरकार, वो सभी देश के लिए वो काम कर रहा है, वो देश की आर्थिक उन्नति के लिए वो काम कर रहा है। आपको सरकार से लड़का, सरकार पे आरोप लगाइए। आप एक उद्योग घराने के पीछे इंटेंशनली आप पड़ जाओ और हर रैली में उसका जिक्र करो। हिंडनबर्ग की आती है, आप पत्रकार वार्ता लो और बताओ कि भाई सबसे बड़ी चोरी इस देश के अंदर हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद, सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद, क्या राहुल गांधी का नैतिक आधार नहीं बनता कि वो माफी मांगे इस बात में? क्या कांग्रेस का नैतिक आधार नहीं बनता कि वो कांग्रेस अपने ट्विटर अकाउंट से डाले कि हमसे गलती हो गई, माफी मांगते इस बात के लिए? देश के इतने बड़े उद्योगपति को जिसमें अपनी दम पर, नहीं सीरियसली बात सर, मांगना चाहिए माफी। भाई देश का उद्योगपति अपने दम पर इतनी बड़ी साम्राज्य इकट्ठा कर रहा है, देश में इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, देश की आर्थिक उन्नति में इतनी भूमिका कर रहा है, और उस पर आप इस तरह से हमलावर होते हो। आज सर इस समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद।